एक्सप्लेन करते जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है भैया, आधा आधा कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो सभी को नमस्कार। पिछली बार हमने पेज 32-33 में रहे होंगे। हाँ जी, 32 तक कर लिया था। तो 32 का पे जो सेकंड पैरा है वहां से शुरू करने की बात है, तो वहां से शुरू कर लेते हैं। सबको एक बार फिर से नमस्ते। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। जीवन विद्या एक परिचय, उसका पेज 32 से शुरू करते हैं। इसको अच्छे ढंग से हमको समझने की जरूरत है, इसको अच्छे ढंग से प्रमाणित करने की जरूरत है। समझदारी ही प्रमाणित करने की वस्तु है। जब मैं आपसे समझकर दूसरों को समझा पाता हूं, तभी आप प्रमाणित होते हैं। इस तरह समझदारी परंपरा के रूप में बहती है। नासमझी परंपरा में बह नहीं सकती। समझदारी की वस्तु में विविधता नहीं होती, विविधता होती है तो प्रस्तुति में। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी और सुदृढ़ होगी, प्रखर होगी। सही करने का तरीका और प्रखर होता जाता है। सही करने की सार्थकता और सुलभ हो जाती है। सर्व मानव के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए समझदारी संपन्न मानव ही परंपरा को सही ढंग से आगे पीढ़ी को अर्पित कर स्वयं संतुष्ट हो सकता है। आगे पीढ़ी संतुष्ट हो सकती है। मानव संस्कार अनुषंगी इकाई है। संस्कार समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी का संयुक्त रूप में वर्तमान ही होती है। क्योंकि गलतियां किसी को स्वीकार नहीं है, इसीलिए गलतियां संस्कार होती नहीं है। गलतियों को कोई स्वीकारता नहीं है, किंतु फंसा रहता है। कोई और आदमी चाहे 1000 गलती किया हुआ हो, किंतु उसे वे गलतियां स्वीकृत नहीं है। क्योंकि गलतियां किसी को स्वीकार नहीं है, इसलिए उन्हें कोई आगे पीढ़ी को अर्पित नहीं करता। अतः नासमझी यानी कि गलतियों की परंपरा नहीं बनती। तो इन तमाम गवाहियों के साथ यही निष्कर्ष निकलता है कि समझदारी ही परंपरा सहज स्रोत है। समझदारी के लिए ध्रुव बिंदु है मानव चेतना रूपी समानता। समानता का ध्रुव है जीवन। जीवन में गठन पूर्णता और अक्षय बल, अक्षय शक्ति, यही समानताएं हैं। मैं कितनी भी आशा, विचार, इच्छा करता हूं, मुझ में आशा, विचार, इच्छा करने की ताकत बनी ही रहती है। इस तरह से जीवन में अक्षय बल और शक्ति होने के लिए परिणामशीलता से मुक्त हुए बिना हो नहीं सकता। ये तर्क विधि से जीवन की गठन पूर्णता को स्वीकार करने की बात है, स्वीकारने की बात बनती है। तो भैया यहाँ से। हाँ भैया। हाँ। बाबा जी यहाँ बोल रहे हैं कि नासमझी की परंपरा नहीं होती। नासमझी की परंपरा होती तो जो आज से लाखों साल पहले नासमझी होती आदमी की, वही अभी तक चली आ रही होती। उसमें कंटिन्यूअस सुधार हो रहा है। इसका मतलब अभी मानव समझदारी को प्रमाणित नहीं कर पाया है। तो प्रमाण जब होगा तो समझदारी का ही होगा, और सही जो होगा वो एक ही होगा। सही को व्यक्त करने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर सही जो भी बोलेंगे सब एक जैसा ही बोलेंगे, एक जैसा ही प्रमाणित करेंगे। आगे मानव संस्कारानुषंगी इकाई है। संस्कार मतलब जो सही है वही संस्कार है। जैसे बोला है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी का संयुक्त रूप ही संस्कार है। इसके अलावा कुछ संस्कार होता नहीं। और जो मानव जाति है अपने वंशजों को, अपने पीढ़ी को संस्कार ही देके जाती है, गलतियां अर्पित नहीं करना चाहती।
क्योंकि गलती आदमी को स्वीकार नहीं है, इसलिए आगे की पीढ़ी को गलतियां देना नहीं चाहती या बताना नहीं चाहती। जो सही है वही बताना चाहती है, जिसको सही माने रहते हैं उसी को देते हैं। आगे फिर है समझदारी के लिए जो ध्रुव बिंदु है, मतलब समझदारी कैसे हमको पता चलेगा कि हम समझदार हो गए। समझदार हो गए तो मानव चेतना हम में प्रवाहित होगी या प्रमाणित होगी। मानव चेतना जब प्रवाहित होगी, प्रमाणित होगी, तो सब मानव में एक जैसा ही होगी। सब मानव का आचरण एक जैसा ही होगा। न्याय कर पाएंगे, न्यायपूर्वक जी पाएंगे, समाधान पूर्वक जी पाएंगे। आगे फिर है जीवन की जो गठन पूर्ण है। जीवन गठन पूर्ण क्यों है, इसके बारे में है। मानव में अक्षय बल, अक्षय शक्तियां हैं जो एक गठनपूर्ण परमाणु में ही हो सकती हैं। बाबा जी ने ऐसा कहा है, अगर गठनशील परमाणु है तो उसके गठन में परिवर्तन होने की पूरी संभावना है, वो डिसइंटीग्रेट होने की संभावना है। इसलिए उसमें अक्षय बल, अक्षय शक्ति हो नहीं सकती। अक्षय बल, अक्षय शक्ति होने के लिए गठनपूर्ण वस्तु का होना जरूरी है। ये तर्क विधि से आता है गठन पूर्णता को स्वीकार करने के लिए। बहुत ठीक है बढ़िया। भैया। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया, सुंदर। तो ये आगे बढ़ते हैं। मुझ में जब समझदारी स्वीकार हो गई, इसको कैसे जांचा जाए? इसको व्यवहार में, कार्य में, व्यवस्था में जांचा जाता है। मैंने व्यवहार और कार्य में कई बार जांचा। व्यवस्था के रूप में हम स्वयं में जीना, समाधान समृद्धि के रूप में स्पष्ट है। समग्र व्यवस्था अभी भी बनी नहीं है मानव परंपरा में। अखंड समाज व्यवस्था के रूप में जीने के बाद हमारे अनुभव में सहअस्तित्व में जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही समझने वाली बात का परंपरा रूप में प्रमाण ही है। अनुभव के लिए पुनः प्रमाण मिल जाता है। हमारा अनुभव बुलंद होता रहता है। इस ढंग से अनुभव मूलक विधि से जीने वाली बात आई। इस तरह निष्कर्ष निकला, मानव समझदारी पूर्वक अनुभव मूलक विधि से व्यवस्था में जीता है। जीव अवस्था वंशानुसंगी विधि से, प्राण अवस्था बीजानुसंगी विधि से और पदार्थ अवस्था परिणाम अनुसंगी विधि से व्यवस्था में रहते हैं। इस मुद्दे पर पहुंचे कि समझदारी निश्चित है, यह विकसित चेतना सहित जीना ही है। समझदारी का धारक वाहक निश्चित है, इस कारण समझदारी का प्रमाण निश्चित है। समझदार जीवन ही होता है, समझता जीवन ही है। समझदारी का प्रमाण मानव परंपरा में होता है, क्योंकि मानव शरीर में ही समृद्ध पूर्ण मेधस की रचना पाई जाती है और किसी परंपरा यानी कि जीव में समझदारी का प्रमाण मिलेगा नहीं। सहअस्तित्व में पूरकता, उदात्तीकरण, विकास क्रम, विकास और जागृति, ये सभी चीज समाई है। इन सभी बिंदुओं को समझने की जो विधि है वह मानव में ही समाहित है, क्षमता भी मानव में ही समाहित है। अस्तित्व को समझने का मूल मुद्दा इतना ही है कि अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही है। ये एक दूसरे के साथ ओतप्रोत और सदा सदा के लिए अविभाज्य, निरंतर विद्यमान, वर्तमान होना पाया जाता है। प्रकृति को व्यापक वस्तु से अलग करने की कोई विधि नहीं है, अलग करने का कोई प्रयोजन नहीं है, अलग हो नहीं सकते। इस तरह अस्तित्व में जो नहीं है उसकी हम कल्पना करके कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अस्तित्व में जो है उसी को समझने की बात है, प्रमाणित करने की बात है। अस्तित्व ही चार अवस्थाओं में व्यक्त है। जी भैया। जी भैया। मुझ में समझदारी स्वीकार हो गई, इसको कैसा जांचा जाए? मतलब मैं समझदार हो गया, इसको कैसे जांचा जाए? तो इसको जांचने के लिए बाबा ने कहा है, व्यवहार में, कार्य में, व्यवस्था में जांचा जाता है। मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा कार्य कैसा है, मैं व्यवस्था में कैसे जी पा रहा हूँ, इस आधार पे ही हमको ये पता चलेगा कि हमको समझदारी स्वीकार हो गई या हम समझदार हो गए।
समग्र व्यवस्था अभी बनी नहीं है मानव परंपरा में, इसलिए व्यवस्था में जांचना बनेगा नहीं, किंतु कार्य में और व्यवहार में जांचना बनेगा। आगे लिखा है कि जब हम प्रमाणित होकर जीते हैं, मतलब अनुभव को प्रमाणित करते हैं, तो हमारा अनुभव और बुलंद होता जाता है, मतलब हमारा अनुभव और प्रखर होता जाता है। इस तरह से अनुभव मूलक विधि से जीने की बात आती है। आगे फिर लिखते हैं मानव अनुभव मूलक विधि से ही व्यवस्था में जिएगा। जीवावस्था वंशानुसंगी विधि से, प्राणावस्था बीजानुसंगी विधि से और पदार्थानुसार परिणामानुसंगी विधि से व्यवस्था में रहते हैं। लेकिन मानव समझदारी पूर्वक ही व्यवस्था में जी पाएगा, बिना समझदारी के व्यवस्था में जीना नहीं बन पाएगा। इस तरह से समझदारी निश्चित है, क्योंकि व्यवस्था निश्चित है, समझदारी निश्चित है। समझदारी में समझदारी का धारक वाहक निश्चित है, मतलब मानव, जागृत मानव ही समझदारी का धारक वाहक होगा। अस्तित्व में पूरकता है, एक दूसरे के सब सारी इकाइयां एक दूसरे के पूरक हैं। उदात्तीकरण है, मतलब विकास है। नई विकास क्रम है, विकास है। ये सब जागृति और जागृति, ये सब अस्तित्व में समाई हुई है। ये अस्तित्व में निहित ही है, इसको हमको समझना है, इसको पैदा नहीं करना है। इन सभी बिंदुओं को जो समझने की विधि है वह मानव में है। मानव में ही वो क्षमता है जो अस्तित्व को समझ सकता है और समझदारी पूर्वक जी सकता है। अस्तित्व को समझने का जो मूल मुद्दा है, अस्तित्व, संपूर्ण अस्तित्व सत्ता में संपृक्त है। सत्ता से अस्तित्व को अलग नहीं किया जा सकता, हो नहीं सकता, और इसकी कोई विधि भी नहीं है और इसका कोई प्रयोजन भी नहीं है। इस तरह से इसकी कल्पना करना भी बेकार है कि सत्ता और इकाइयों को अलग किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। अस्तित्व में जो है उसी को समझना है, उसको समझ के प्रमाणित करना है, यही समझदारी। ठीक है भैया? जी बहुत बढ़िया भैया। यदि समझदारी को हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो ना हम परिवार व्यवस्था, ना समाज व्यवस्था में जी पाएंगे। हर जगह में हम परेशान होते ही हैं। 700 करोड़ मानव का इस धरती पर हो गया, लेकिन हमारा व्यवस्था में जीना अभी बना नहीं। संख्या बढ़ने या घटने से आदमी समझ गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मानव परंपरा में क्या प्रयोजन है, वह है समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, सहज प्रमाण। सहस्तित्व विधि से हम पूरक विधि से जी पाते हैं। अभय विधि से वर्तमान में विश्वास करते हैं। समृद्धि विधि से हम परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाते हैं। समाधान पूर्वक ही न्याय पूर्वक जी पाते हैं। मानव परंपरा में अभी तक जो प्रयत्न किया, आदर्शवादी विधि से और भौतिकवादी विधि से, हम दोनों विधि से समझदारी को पाए नहीं। उसका मूल कारण है अस्तित्व सहस्तित्व के रूप में समझ में नहीं आना। सहस्तित्व में जीवन व जीवन जागृति को समझने में भूल हो गई। फलस्वरूप जीवन एवं समझदारी की परंपरा बनी नहीं। जब परंपरा बनी नहीं तो व्यवस्था में जीना कहां से आएगा? समझदारी के अभाव में मानव के साथ न्यायपूर्वक और प्रकृति, जिसमें जीव, वनस्पति और पदार्थ हैं, के साथ नियम पूर्वक संतुलित रूप से जीना बना नहीं। इसी के कारण अनुपम नैसर्गिकता को हनन करता रहा। मानव को न्याय मिला नहीं। बड़े बड़े न्यायालयों के न्यायाधीशों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम फैसला करते हैं, न्याय नहीं करते। इस स्थिति में जब न्यायालय न्याय को नहीं जानता है तो उसे न्यायालय कहना कितना सच होगा? और उन्हीं न्यायालयों में कहा जाता है कि सच बोलो। अब कहां तक सच्चाई है न्यायालय में? क्या सच्चाई को खोजा जाए? इसी तरह कार्यालय में कार्य क्या होता है? गलतियों को खोजना, अपराध को खोजना और उनको गलतियों और अपराध से रोकना। इस काम के लिए सारे सरकारी तंत्र में कर्मचारी नियोजित होते हैं या नियोजित हैं। हाँ भैया, इसको कर लें 3 पैरा।
जी। समझदारी को जब तक समझदारी पूर्वक नहीं जी पाएंगे तब तक व्यवस्था में और समाज में नहीं जी पाएंगे। ये हमको भी दिखता है। अभी 700 करोड़ मानव है धरती पर, सभी परेशान हैं, किसी का व्यवस्था में जीना बना नहीं, क्योंकि समझदारी की परंपरा नहीं बनी है, समझदार हुए नहीं है, इसलिए व्यवस्था में जीना बना नहीं है। तो कुल मिला के ये है, जब तक हम समझदार नहीं बनेंगे तब तक हमारा परिवार में, समाज में, व्यवस्था में जीना बनेगा नहीं। ये हमको समझ में आना पड़ेगा। मानव परंपरा में क्या प्रयोजन है, मानव परंपरा का क्या प्रयोजन है, अस्तित्व में मानव क्यों है और मानव का क्या प्रयोजन है। ये लिखा है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज प्रमाण। मतलब मानव को जीने का जो प्रयोजन है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जीना ही है। सहअस्तित्व विधि से हम पूरक विधि से जी पाते हैं। अभी जो हमारा जीना होता है वो एक दूसरे के साथ, बहुत कम लोगों के साथ पूरक विधि से जी पाते हैं, बाकी सब लोगों के साथ संघर्ष विधि से जी पाते हैं। जबकि सहअस्तित्व विधि में हमको सबके साथ पूरक विधि से जीना है। अभय विधि से जब अभय होता है तो वर्तमान में विश्वास होता है। अभी हम भूत में या भविष्य में जीते हैं, वर्तमान को छोड़ देते हैं। समृद्धि विधि से हम परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाते हैं। समाधान पूर्वक ही न्याय पूर्वक जी पाते हैं। मतलब समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व विधि से कैसे जी पाएंगे, इसका वर्णन है बहुत बढ़िया। मानव परंपरा में अभी तक जो प्रयत्न किया गया है आदर्शवादी विधि से और भौतिकवादी विधि से, दोनों विधि से समझदारी प्रमाणित नहीं हुई और समझदारी को हम पाए नहीं, क्योंकि उसकी परंपरा बनी नहीं है। सहअस्तित्व को समझने में आदमी से भूल हो गई, इसीलिए आदमी के साथ ठीक से नहीं जी पाया, प्रकृति के साथ नहीं जी पाया और प्रकृति को असंतुलित कर दिया और आदमी को दुखी करता रहा। आगे बताए हैं, मानव को न्याय मिला नहीं। न्याय हमको बड़े बड़े न्यायालयों में मिलता नहीं है और कार्यालयों में कार्य नहीं होता है। गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, यही काम कार्यालयों में होता है और न्यायालयों में फैसला होता है। तो न तो न्याय की परंपरा बनी है, न कार्य की परंपरा बनी है। इस तरह से समाधान, समृद्धि, अभय पूर्वक जीना आदमी का बना नहीं। उसके लिए ही अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी के प्रयास के लिए अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़िया भैया। तो इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। मानव जागृत होने के लिए मूल वस्तु समझदारी है। हर मानव को यदि समझदारी पहुंच पाता है तो मानव न्यायपूर्वक जी सकेगा। न्यायपूर्वक जीने के साथ समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व अपने आप से आते हैं। बिना न्यायपूर्वक जिए समाधान आएगा नहीं। इससे पता लगता है मानवीयता का जो रीढ़ है वह न्याय है। न्याय सर्वप्रथम समझदार परिवार में प्रमाणित होता है, फिर समाज में और पूरी धरती पर सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। न्याय में जीने से मानव तृप्त रहता है, सुखी रहता है, समाधानित रहता है। वर्तमान में विश्वास सुदृढ़ होता जाता है और हमारे व्यवहार में निरंतर प्रखरता, निखार प्रकट होता है। यह सब चीजें न्यायपूर्वक जीने से अनायास ही उपलब्ध होती हैं, जिसके लिए कहते हैं यह बहुत पुण्य से मिलेगा। पुण्य का मतलब हमको जो समझ में आया है वह है समझदार होना। मानव समझदार होने की परंपरा में अपनी योग्यताएं, क्षमताएं, पात्रताएं अपने आप से प्रमाणित करना शुरू करता है। क्षमता अर्थात वहन करने वाली क्रिया। वहन क्या करता है? या तो जागृति का या भ्रम का। मानव जब जागृत हो गया तब भ्रम अपने आप विदा हो जाता है। मानव संस्कार अनुषंगी इकाई है। समझदारी या भ्रम परंपरा पूर्वक ही आता है। मानव संतान में उसकी परंपरा जन्म से ही विद्वान होने के कारण वे गुण उसमें प्रचलित प्रेषित हो जाते हैं। इसके बाद आता है पुरुषार्थ और परमार्थ। पुरुषार्थ परमार्थ के आधार पर मानव समझदार होकर भ्रम से मुक्त होता है। भ्रम से मुक्ति का तात्पर्य जीवन जागृति पूर्वक जीने के कार्यकलाप। अभी तक परंपरा से हमको जो कुछ शिक्षा मिली है वह है शरीर सापेक्ष जीना। इसका गवाही है
लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद के लिए पढ़ाते हैं। जबकि मानव जीवों पशुओं से भिन्न है, भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाला है। जीवन के कारण मानव में बहुमुखी अभिव्यक्ति है। मानव समाधान चाहता है, कोई पशु झाड़ पत्थर समाधान नहीं चाहता। मानव समृद्धि चाहता है, कोई पशु पक्षी समृद्धि नहीं चाहता। किसी भी जानवर में, शेर, गाय, सांप, सुअर आदि में भी संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। चींटी भी संग्रह के उद्देश्य से संग्रह करती है, ऐसा कुछ नहीं है। संग्रह के लिए प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं है। वस्तु मिलता है, इकट्ठा किया रहता है। मानव में जानबूझकर संग्रह सुविधा की प्रवृत्तियां होती हैं। उसका कारण भोग, अति भोग की वासना है। इस आधार पर समाधान और व्यवस्था लक्ष्य न होकर संग्रह सुविधा हमारा लक्ष्य हो गया और उसके लिए प्रिय हित लाभ दृष्टिकोण रहा और फलस्वरूप हम दुखी होते रहे, संघर्ष करते रहे, प्रताड़ित होते रहे। जी भैया। जी भैया, मानव को सुखी होने के लिए जागृत होना आवश्यक है और जागृत होने के लिए मूल वस्तु समझदारी है। जब हम समझदार होंगे तो जागृत होंगे और जागृत होंगे तो सुखी हो पाएंगे। हर मानव को यदि समझदारी पहुंच पाता है तो मानव न्यायपूर्वक जी सकेगा। जब सभी आदमी समझदार हो जाएंगे तो सब एक दूसरे के साथ न्यायपूर्वक जी पाएंगे। आगे कितना बढ़िया लिखा है, न्यायपूर्वक जीने के साथ समृद्धि, अभय से अस्तित्व अपने आप से आते हैं। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। मतलब मूल बिंदु जो है समझदार होना और न्यायपूर्वक जीना। उसके बाद बाकी जीवन में जो भी चाहिए हमको, समृद्धि, अभय से अस्तित्व, सब अपने आप आएगा। बिना न्यायपूर्वक जिए समाधान आएगा नहीं। इसलिए पता लगता है कि मानवीयता की जो रीढ़ है या मानवीय आचरण की जो बेसिक चीज है वह न्याय है। न्याय सर्वप्रथम समझदार परिवार में प्रमाणित होता है, फिर समाज में, फिर पूरी धरती और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। मतलब इस धरती पे जितने भी आदमियों से हम मिलेंगे, जितने आदमियों के साथ जिएंगे, चाहे थोड़ी देर के लिए भी जिए, सबके साथ हम न्याय कर पाए, यही जो है हमको भी चाहिए और सबको यही चाहिए और ये समझदारी से ही प्रमाणित होगा। न्याय में जीने से मानव तृप्त होता है, सुखी रहता है, समाधानित रहता है, वर्तमान में विश्वास सुदृढ़ होता जाता है। न्याय में जीने से कितना उसका प्रतिफल है ये लिखा हुआ है। सुखी रहेगा, तृप्त रहेगा, समाधानित रहेगा, वर्तमान में विश्वास रहेगा, व्यवहार में निरंतर प्रखरता, निखार प्रकट होता रहता है। ये सब चीजें न्यायपूर्वक जीने से अनायास ही उपलब्ध होती है। न्यायपूर्वक जीने से ये सब चीजें अपने आप उपलब्ध होती है। इसी को कहते हैं पुण्य मिलेगा। यही पुण्य है। पुण्य का मतलब है हमको जो समझ में आया वह समझदार होना। पहले जो पुण्य कहा है उससे जो पुण्य है, समझदारी का पुण्य है, वो भिन्न है। पुण्य का मतलब है हम सुखपूर्वक, तृप्तिपूर्वक, समाधानित पूर्वक जी पाए, यही हमारा पुण्य है। मानव समझदार होने की परंपरा में अपनी योग्यताएं, क्षमताएं, पात्रताएं अपने आप से प्रमाणित शुरू कर देता है। जब आदमी समझदार होता है तो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, पात्रताओं को प्रमाणित करता है। काहे में? समझदारी को प्रकट करने में और समझदारी उपकार करने में। आगे लिखा है क्षमता क्या चीज है? वहन करने की क्रिया। तो वहन क्या करेगा आदमी? जो उसके पास होगा वहन करेगा, जागृति को करेगा या भ्रम को करेगा। ये सब जागृति या भ्रम जो है हमको अपनी पिछली पीढ़ी से ही मिलता है और हम अगली पीढ़ी को देते हैं। भ्रम को हम भ्रमित रहते हैं, इसका मतलब है उसको हम सही माने रहते हैं, इसीलिए उसको अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। अगर हम उसको ये मान लें कि ये भ्रम है तो अगली पीढ़ी को नहीं सौंपेंगे। तो आगे पीढ़ी को या हमको जागृत होना है, समझदार होना है, तो पुरुषार्थ और परमार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ और परमार्थ के आधार पर ही मानव समझदार होकर भ्रम से मुक्त हो सकता है। भ्रम से मुक्ति का तात्पर्य जीवन जागृति पूर्वक जीने के कला। मतलब जागृति पूर्वक जीना, समाधान पूर्वक जीना ही भ्रम से मुक्ति है। अभी तक की परंपरा में हमको जो शिक्षा मिली है वो शरीर सापेक्ष शिक्षा है। शरीर को ही मानव मान लिया गया, जीवन को बुलावा दे दिया गया, इसलिए लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद के लिए पढ़ाते हैं। ये सब शरीर के लिए है। जबकि मानव जो है केवल शरीर नहीं है, उसमें जीवन है और जीवन को समाधान की, प्रमाण की प्यास है,
तृप्ति की प्यास है, और लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्माद से वो तृप्ति हमको मिलती नहीं है, समाधान मिलता नहीं है। तो इस तरह से जो आगे और लिखा है कि आदमी को इसीलिए कामोन्माद, भोगोन्माद, लाभोन्माद के लिए संग्रह सुविधा की प्रवृत्ति बनी, जबकि प्रकृति में और कोई भी इकाई या और कोई भी अवस्था संग्रह सुविधा के लिए कोई मेहनत नहीं करती। तो इस तरह से मानव का जो भोग, अतिभोग के कारण जो लक्ष्य हो गया, संग्रह सुविधा हो गया, और जो दृष्टिकोण हो गया प्रिय हित लाभ रह गया। इस कारण से हम सालों से, वर्षों से, पीढ़ी दर पीढ़ी आपस में संघर्ष करते रहे हैं, दुखी होते रहे हैं, प्रताड़ित होते रहे। अब इससे मुक्ति का उपाय चाहिए। ठीक है भैया? जी जी, और इससे मुक्ति का उपाय बता ही रहे हैं इसमें, है ना? जी भैया। हाँ। तो कह रहे हैं कि इस परेशानी से छूटने का एकमात्र उपाय है जीवन जागृति और सहअस्तित्व को समझें और मानवीयतापूर्ण आचरण को समझें। मानव ही अस्तित्व में सर्वोच्च विकसित इकाई है, शरीर के रूप में और जीवन के रूप में। जीवन अपने अस्तित्व को और जागृति को प्रमाणित करने के लिए शरीर को प्रयोग करता है। प्रयोग करने के समय में वह बराबर शरीर को जीवंत बनाए रखता है, बाद में शरीर को ही जीवन मान लेता है। फलस्वरूप जीव चेतना में जी के भ्रमित होता है और प्रमाणित करने के लिए पुनः शरीर को संचालित करता है। इस ढंग से कई बार शरीर को छोड़ने से तो परेशान होने की बात है। इसमें पाप पुण्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, समझदारी या नासमझी ही होती है। समझदारी परंपरा से ही आता है, समझदारी को परंपरा में ही पाना है। कोई एक व्यक्ति समझदार होने से संसार तर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कल्पना ने ही हमको भयभीत, निरीह बनाया। मानवीयतापूर्ण आचरण में हर मानव अपने में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में जी पाता है। इस तरह जीने से हमारे तन मन धन का सदुपयोग, सुरक्षा करना भी बनता है, और जब ये दोनों सजते हैं तो उस स्थिति में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति भी अपने आप से प्रमाणित होता है। इस ढंग से मूल्य, चरित्र, नैतिकता के संयुक्त रूप में मानव का आचरण व्याख्यायित होता है। तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा होना ही नैतिकता है। संबंधों को पहचानने की विधि से ही मूल्यों का निर्वाह होता है। जैसे कोई भी आदमी अपने पिता के संबंध को, माता के संबंध को, गुरु के संबंध को व्यवस्था के अर्थ में पहचानते हैं। मूल्य यानी कि भाव अपने आप बहने लगते हैं। फलस्वरूप मूल्यों का निर्वाह होता है। जहां संबंधों को पहचानते नहीं है, वहां कोई मूल्यों का भाव होता नहीं है। उदाहरण, रेल के डब्बे में कोई बैठा है, एक अजनबी आता है, तब उनका हाथ पैर अपने आप लंबा हो जाता है, इच्छा होती है कि यहाँ कोई ना बैठे। वहीं थोड़ी देर बाद कोई पहचान का आदमी आ जाता है तो अपने आप से उठकर खड़े हो जाते हैं, उनको बैठा देते हैं। इस तरह संबंधों की पहचान एक बड़ा काम है। संबंधों के बारे में अध्ययन प्रयोजन के आधार पर होता है। जैसे माँ का संबंध पोषण प्रधान रूपी प्रयोजन के आधार पर, पिता का संबंध संरक्षण प्रधान रूपी प्रयोजन के आधार पर अध्ययन किया जाता है। ये संबंध सभी पहचानने में आ जाएं, उसके बाद मानव गलती नहीं करता। बिना संबंध पहचाने गलती करेगा ही। जी भैया, बढ़िया जी बात भैया। कह रहे हैं। हाँ। तो जागृत होने के लिए, समझदार होने के लिए एकमात्र उपाय है जो हमको दिखता है, सहअस्तित्व को समझें, जीवन को समझें, मानवतापूर्ण आचरण को समझें। मानव ही समझदार होने लायक इकाई है अस्तित्व में, इसके अलावा और कोई इकाई नहीं है जो समझदार हो सकता है। और मानव समझदार होने के क्रम में ही बार बार शरीर धारण करता है, बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है, दुखी होके फिर वो करता है, लेकिन परंपरा में समझदारी नहीं होने से उसको समझदारी मिल नहीं पाती। इसमें पाप पुण्य नाम की कोई चीज नहीं है, बाबा जी लिखे हैं। बार बार शरीर को छोड़ने और वो करने से समझदारी परंपरा से ही आएगी, और जब समझदारी आएगी तभी पुण्य होगा।
उससे पहले कोई पुण्य नहीं होगा। कोई एक व्यक्ति समझदार हो गया, संसार तर जाएगा, ऐसा अभी तक अध्यात्मवाद में माना कि कोई एक आदमी समझदार हो गया, समाधि संपन्न हो गया है, वो बाकी लोगों को सबको तार देगा, पर ऐसा नहीं होता। और ऐसी कल्पना ने ही आदमी को निरीह बनाया, ऐसा बाबा जी बोल रहे हैं। आगे मानवतापूर्ण आचरण के बारे में बोल रहे हैं। मानवतापूर्ण आचरण में 3 चीजें हैं: मूल्य, चरित्र, नैतिकता। चरित्र है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में। नैतिकता है तन मन धन के सदुपयोग, सुरक्षा के रूप में। और मूल्य है संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति के रूप में। ये तीनों चीजें मिलके मानवतापूर्ण आचरण बनता है। इन तीनों के अनुसार जब हम जीते हैं तो मानवतापूर्ण आचरण हमारा प्रमाणित होता है। आगे बताया है संबंध के बारे में कि जब भी हम संबंध को पहचानते हैं तो हमारे भाव अपने आप प्रवाहित होते हैं जीवन में, उसको अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। और संबंध को नहीं पहचानते हैं तो भाव हमारे रुके रहते हैं। तो जब हम सबके साथ, पूरे अस्तित्व में सबके साथ संबंध को पहचानेंगे तो हमारे भाव निरंतर बहते रहेंगे। और तब हम सभी के साथ न्याय कर पाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। और संबंधों का जो प्रयोजन है वो एक निश्चित प्रयोजन है संबंधों का, हर संबंध का, उसको पहचानना और उसके अनुसार मूल्यों का प्रकट होना, यही मानवतापूर्ण आचरण का प्रमाण है या मानवतापूर्ण आचरण के लिए आवश्यक है। ठीक है भैया? हाँ जी भैया, बढ़िया। तो आगे कह रहे हैं, प्रचलित वर्तमान राजकीय तंत्र, धर्म तंत्र, प्रचार माध्यमों को देखने से पता लगता है कि सब अपराधियों के लिए बना है। ये दोनों अपराधियों को ताड़ने में अपने अपने ढंग से लगे हैं। ये सब तंत्र मानव को समझदारी दे नहीं पाया। हर मानव समझदार होना चाहता है, ईमानदार होना चाहता है, ईमानदारी का रास्ता दिखा नहीं पाए। हर आदमी जिम्मेदार होना चाहता है, जिम्मेदारी का प्रयोजन परंपरा में दे नहीं पाए। लोगों ने शुभ की कामना की है, सबका शुभ हो, सबके परिवार हो, सबका मंगल हो। इस प्रकार की बातों को तो सब लोग दोहराए हैं, किंतु कहने मात्र से, दोहराने मात्र से तो रास्ता मिलता नहीं। जिस किताब में लिखा रहता है सबका शुभ हो, उसी में लिखा रहता है कि सारा संसार झूठा है और असली माँ बाप ईश्वर हैं, उन्हीं के शरण में जाना चाहिए, इससे कल्याण हुआ नहीं। असली माँ बाप के पास जाने के बाद मानव पाया नहीं, तब कल्याण कहाँ किसका होगा? इस सब बात से कोई प्रयोजन निकलता नहीं। समझदार होने पर ही आदमी का प्रयोजन स्पष्ट होता है। सभी संबंधों में प्रयोजन निहित रहता ही है। क्या प्रयोजन है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व को सफल बनाने के अर्थ में ही प्रयोजन है। सारे संबंधों का प्रयोजन इसी से जुड़ा रहता है और इसमें जुड़ने से परंपरा बन जाती है। समझदारी की ही परंपरा होगी, नासमझी की कोई परंपरा अखंड होगी नहीं। इसलिए अभी तक कोई परंपरा बनी नहीं। सर्वशुभ के अर्थ में कोई परंपरा, इसलिए अभी तक कोई परंपरा बनी नहीं सर्वशुभ के अर्थ में। वर्तमान शिक्षा में जब व्यक्ति पढ़कर तैयार होता है, स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानता है, संसार को मूर्ख मानता है। ऐसे स्नातक हर वर्ष करोड़ों बनते हैं। एक एक ऐसे स्नातक को कैसे समझदार बनाया जाए? कहां से इतने डॉक्टर लाया जाए जो इनको ठीक कर सके? स्वयं समझे बिना कोई स्वीकार करता नहीं, इसका गवाही मैं स्वयं हूं। हमारे परिवार में वेद मूर्ति, बगल में वेद मूर्ति, पूरा गांव में वेद मूर्ति, किंतु हमें परिवार के लोग वेद नहीं पढ़ा पाए क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहे। किंतु इस धरती पर समझदार हर मानव बनना चाहता है। इस आधार पर हर मानव समझदार होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रवृत्ति को देखकर ही इस अभियान को शुरू किया। हर मानव का समझदार बनाने का भी अरमान है। इस सच्चाई के साथ शुरू किए हैं। इस शुरुआत से मानव को जो लोग समझ चुके हैं उनको राहत मिली है। उनमें वे सब गुण पैदा हुए हैं जिन्हें हम मानवतापूर्ण रूप में पहचानते हैं। नैतिकता का मूल तत्व
जो तन मन धन रूपी अर्थ को प्रयोजन के अर्थ में नियोजित करता है, जिसे सदुपयोग कहते हैं। सदुपयोग दो अर्थों में होता है। एक, सेवा और उत्पादन में तन मन धन का नियोजन। दो, संबंधों के साथ प्रयोजन को सफल बनाने के लिए तन मन धन का अर्पण समर्पण रूप में सदुपयोग। जी भैया, जी भैया, यहाँ से कर लेते हैं जी। हाँ, बाबा जी का कहना है वर्तमान जो तंत्र है, चाहे शासन तंत्र है, चाहे धर्म तंत्र है, चाहे शिक्षा तंत्र है, वो सब अपराधियों के लिए बना है। लेकिन इससे अपराधी कम हुए नहीं, अपराधियों को तारने के अपने अपने ढंग से लगे हैं तंत्र, पर अभी तक ये तंत्र मानव को अपराध से मुक्त नहीं कर पाए, अर्थात समझदारी नहीं दे पाए। मानव समझदार होना चाहता है, ईमानदार होना चाहता है, पर समझदारी और ईमानदारी का रास्ता ये दे नहीं पाए, जिम्मेदारी का प्रयोजन परंपरा में दे नहीं पाए। लोगों ने शुभ की कामना की है, सभी लोग एक दूसरे के लिए शुभ की कामना करते हैं, अपने लिए शुभ की कामना करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है इसको दोहराने मात्र से, कहने मात्र से शुभ तो होगा नहीं। शुभ के लिए शुभ को जीना पड़ेगा, शुभ को समझना पड़ेगा, तब शुभ घटित होगा। अध्यात्म में लिखा है कि असली माँ बाप के पास जाने के बाद कल्याण होगा। बाबा जी बोलते हैं कि माँ बाप के पास जाने के बाद मानव वापस आया नहीं, पाया नहीं, मतलब मानव असली माँ बाप के पास जाने के बाद कल्याण पाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है और इस बात से कोई प्रयोजन निकलता नहीं है। समझदार होने पर ही आदमी का प्रयोजन स्पष्ट होता है। जब आदमी समझदार होगा तो आदमी का जो अस्तित्व सहज प्रयोजन है वह प्रमाणित होगा, वो परंपरा में बहेगा। सभी संबंधों में प्रयोजन निहित रहता ही है। क्या प्रयोजन है? समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व को सफल बनाने के अर्थ में ही प्रयोजन है। मानव का प्रयोजन समझदार, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व पूर्वक जीने के लिए ही है। और सारे संबंधों का जो मूल प्रयोजन है इसी से जुड़ा हुआ रहता है और इसी से जुड़ने से ही परंपरा बनेगी। समझदारी की ही परंपरा होगी, ना समझी की कोई परंपरा होगी नहीं। ना समझी परिवर्तित होती ही रहेगी। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सब अपने आप को विद्वान बोलते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं और बाकी सबको मूर्ख बोलते हैं। तो बाबा बोलते हैं इतने डॉक्टर कहाँ से लाए जो इनकी बुद्धि को ठीक कर सके, सबको ठीक कर सके। उससे आगे ये है कि मैं समझदार हूँ, बाकी सब मूर्ख हैं, इस चीज को ठीक करे। जब बिना समझदार हुए ये चीज ठीक होती नहीं है। जब मैं समझदार हो जाता हूँ तो मुझको ये समझ में आता है कि मेरे को समझ में आ गया, पर बाकी लोग जो नहीं समझे हैं वो भी समझना चाहते ही हैं, समझदार होना ही चाहते हैं। वो मूर्ख नहीं है, समझदार होने के जिज्ञासु हैं। ये चीज हमको समझ में आता है और इसी आधार पर समझदार होने की पूर्ण संभावना है। इसी प्रवृत्ति को देखकर ही बाबा बोल रहे हैं कि हमने ये अभियान जीवन विद्या शुरू किया या अध्ययन कराना शुरू किया। आगे लिखे हैं नैतिकता का जो मूल तत्व है तन मन धन रूपी अर्थ का प्रयोजन के अर्थ में नियोजित करना, वो दो भाग में है। सदुपयोग दो अर्थों में होता है, एक सेवा और उत्पादन में तन मन धन का नियोजन, दूसरा संबंधों के साथ प्रयोजन को सफल बनाने के लिए। संबंधों के साथ प्रयोजन को मतलब संबंधों के साथ जीने के लिए, और जो मानव का प्रयोजन है समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व, उसको सफल बनाने के लिए, मतलब जिसको उपकार बोलते हैं, उसके लिए तन मन धन का अर्पण समर्पण और सदुपयोग। ठीक है जी भैया? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। जिसका सदुपयोग किया उसका सुरक्षा हो गया, जिसके लिए हम सदुपयोग किया अर्थ का, उसका सुरक्षा हुआ। यही हमारा सदुपयोग और सुरक्षा का अर्थ है। समाधान के लिए, समृद्धि के लिए, वर्तमान में विश्वास पूर्वक व्यवस्था के लिए, सहस्तित्व के लिए तन मन धन रूपी अर्थ को नियोजित करने से उसका सुरक्षा हुआ। फलस्वरूप हमारे धन का सदुपयोग हुआ। सदुपयोग हुए बिना सुरक्षा, और सुरक्षा के बिना सदुपयोग होता नहीं।
सुरक्षा सदुपयोग सदा सदा के लिए शुभ होता है। सद प्रवृत्तियों में हमारे तन मन धन को नियोजित करने की आवश्यकता बनी रहती है, हमारे जागृति के अर्थ में। सहस्तित्व में कोई समझदार इकाई हो सकती है तो वह मानव ही है। मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रमाणित है। मानव शरीर की वंश परंपरा है। जीवन सहस्तित्व सहज रूप में जीवन गठनपूर्ण परमाणु के रूप में विद्यमान है। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं। शरीर में मानव परंपरा का योगदान है, यही व्यवस्था है। जीवन और शरीर के संयोग की आवश्यकता केवल जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में ही है, और जीव शरीरों में समझदारी प्रमाणित करने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मानव संस्कार अनुसंघीय इकाई के रूप में समझ में आता है। अस्तित्व में मानव को छोड़कर तीनों अवस्थाएं परस्पर पूरक हैं। मानव भी पूरक होने की आवश्यकता हो गई है। पूरकता के रूप में ही मानव का व्यवस्था में जीना बन पाता है। यह व्यक्तिवाद भोगवाद के आधार पर कभी नहीं बन पाता है। विगत के दोनों चिंतनों यानी कि भौतिकवाद और विरक्तिवाद से मानव व्यक्तिवादी हो गया। भौतिकवादी विधि से व्यक्ति भोगवादी होता है, फलस्वरूप व्यक्तिवादी होता है। विरक्तिवादी तो व्यक्तिवादी होता ही है। इस प्रकार से ये दोनों विचार से समाज बनने का सूत्र निकला नहीं, बल्कि समाज विरोधी होना ही हुआ। जबकि आदमी समाज में जीना चाहता है, सहस्तित्व में जीना चाहता है, समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, समाधान पूर्वक जीना चाहता है। तीनों विचारों यानी कि सहस्तित्व, समृद्धि और समाधान प्रयोजनों को पूरा करना मानव की जिम्मेदारी है। जी भैया, इसको कर लेते हैं। जी भैया, एक बहुत बढ़िया सूत्र लिखे हैं बाबा जी। सदुपयोग ही सुरक्षा है। मतलब हम जिसका सदुपयोग कर लिए उसकी सुरक्षा हो गई, और जिसका सदुपयोग नहीं कर पाए उसकी सुरक्षा नहीं होती। तो हम सदुपयोग किसके लिए करेंगे? समाधान के लिए, समृद्धि के लिए, व्यवस्था में जीने के लिए। इसके लिए जो हमारा तन मन धन रूपी अर्थ नियोजित हो गया उसकी सुरक्षा हो गई, और जो नियोजित नहीं हुआ उसकी सुरक्षा संभव नहीं है। बहुत बढ़िया लिखे हैं। सदुपयोग हुए बिना सुरक्षा, और सुरक्षा के बिना सदुपयोग होगा नहीं। सुरक्षा सदुपयोग सदा सदा के लिए शुभ ही होता है। सद प्रवृत्तियों में हमारे तन मन धन को नियोजित करने की आवश्यकता बनी रहती है, हमारे जागृति के अर्थ में। हमारे जागृति के अर्थ में और उपकार के अर्थ में जो तन मन धन को हमने नियोजित कर दिया वही सदुपयोग है, वही सुरक्षा है। बाबा जी ये चीज बार बार बोल रहे हैं कि सहअस्तित्व में कोई समझदार इकाई है तो मानव ही हो, उस समझदार हो सकती है तो मानव ही है, और कोई इकाई प्राणावस्था, पदार्थावस्था या जीवावस्था में समझदार होने का कोई भाग नहीं है, अस्तित्व में प्रावधान ही नहीं है उसका। और जीवन जो है गठनपूर्ण परमाणु है, उसके बनने में मानव का कोई योगदान नहीं है। शरीर परंपरा में मानव का योगदान है। इस तरह से जीवन और शरीर के संयोग से मानव प्रमाणित होता है। मानव समझदार होकर जीवन जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में ही बारंबार शरीर यात्रा ग्रहण करता है। समझदारी पूर्वक ही व्यवस्था प्रमाणित होती है। इसीलिए मानव संस्कारानुसंगी इकाई के रूप में समझ में आता है। संस्कारानुसंगी मतलब जो समझदार पूर्वक संस्कार प्रतिस्थापित होते हैं, अपने आप वंश परंपरा से नहीं मिलते। हमको अपनी प्रयास करने से, पुरुषार्थ करने से हमारे अंदर संस्कार प्रतिस्थापित होते हैं। इसलिए आदमी को संस्कारानुसंगी इकाई बोला गया है। अस्तित्व में मानव को छोड़कर तीनों अवस्थाएं परस्पर पूरक हैं, ये स्पष्ट दिखता है, समझ में आता है। अब मानव को भी पूरक होने की आवश्यकता हो गई है। मानव पूरक नहीं होने के कारण ही धरती में बाकी इकाइयों के साथ मानव ने जो छेड़खानी की है, उससे धरती के मानव रहने योग्य, रहने लायक धरती रहेगी कि नहीं, ये प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये हम सबको पता है। आगे लिखे हैं, जो परंपरा में जो
विरक्तिवादी और भोगवादी जो परंपरा रही है, मतलब भौतिकवादी विधि से भोगवादी और अध्यात्मवादी विधि से विरक्तिवाद, दोनों जो है व्यक्तिवादी है। उसमें व्यक्ति अपना समाज और परिवार से अलग रहने की व्यवस्था है, समाज परिवार के साथ उसके जीने की व्यवस्था नहीं है, भोग में भी नहीं है और विरक्ति में नहीं है। जबकि आदमी समाज में जीना चाहता है, सहअस्तित्व पूर्वक जीना चाहता है, मतलब सबके साथ साथ जीना चाहता है, समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, समाधान पूर्वक जीना चाहता है। इसलिए समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए समझदारी आवश्यक है, व्यक्तिवादी बनने से नहीं होगा भैया। हाँ जी भैया। समझदारी के बाद जिम्मेदारी आ ही जाती है। जब जिम्मेदारी के पास जाते हैं तो स्वाभाविक रूप में हम परिवार मानव हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं। फलस्वरूप हम सार्वभौम होते हुए प्रमाणित होते हैं। इस वैभवशाली परंपरा की आवश्यकता है। आशा के रूप में हर व्यक्ति व्यवस्था चाहता है, आकांक्षा के रूप में भी व्यवस्था चाहता है, हमारे अनुसार इच्छा के रूप में भी व्यवस्था चाहता है, किंतु इच्छा में उसकी वरीयता क्रम नीचे है, इसके ऊपर और बहुत सी चीजें हैं, इसलिए व्यवस्था की तीव्र इच्छा नहीं हो पाती। फलस्वरूप आदमी समर्पित होने में असमर्थ रहता है। जीव चेतना विधि से मानव विवश हो जाता है। क्या किया जाए? जो तत्काल समझने को तैयार हैं उन्हीं को पारंगत बनाया जाए, उन्हीं से शिक्षण संस्थाओं में मानवीय शिक्षा का व्यवहारान्वयन किया जाए, बच्चों में संस्कार डाला जाए। बच्चों में संस्कार डालने से घर परिवार में स्वाभाविक रूप में परिवर्तन होना ही है। इस तरह शिक्षा का मानवीकरण की आवश्यकता है। शिक्षा सार्थक होना ही व्यवस्था दूसरी योजना है। पदार्थवस्था, प्राणवस्था, जीवावस्था की इकाइयां मानव के लिए पूरक हैं, किंतु मानव उनके लिए पूरक होना विचाराधीन है। उसको पूरा करने की आवश्यकता है, तभी मानव का व्यवस्था में जीने का प्रमाण मिल पाएगा। जागृत जीवन सहज मूल्य है, सुख, शांति, संतोष, आनंद। जीवन सहज मूल्य से मानव लक्ष्य सफल होता है। मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय व सहस्तित्व। मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है, जीवन मूल्य प्रमाणित होता है। समाधान बराबर सुख। जहां जहां हम समाधानित रहते हैं वहां वहां सुख का अनुभव करते हैं। जहां पर समाधानित नहीं है वहां हम पीड़ित होते हैं। उसके बाद परिवार में हम जीते हैं, समाधान समृद्धि पूर्वक प्रमाणित होने की स्थिति में शांति अनुभव करते हैं। व्यवस्था में जीने के अर्थ में संतोष, आनंद अनुभव करते हैं। अपनी समझदारी को प्रमाणित करने के अर्थ में आनंद अनुभव करते हैं। इस प्रकार इसमें हम सब प्रमाणित हो पाते हैं, तब परंपरा में समझदारी सहज प्रमाण रहेगी। इस क्रम में हम सुख, शांति, संतोष, आनंद को अनुभव करने के योग्य हैं। जी भैया। जी भैया, हम सारा प्रयास समझदारी के लिए कर रहे हैं, और समझदारी जैसे ही हमारे पास आती है हम जिम्मेदार हो ही जाते हैं, स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं, और परिवार में न्यायपूर्वक जी पाते हैं, और समाज में व्यवस्था पूर्वक जी पाते हैं। ऐसा बढ़िया उसका क्रम बना हुआ है। फलस्वरूप हम सार्वभौम होते हुए प्रमाणित होते हैं। अभी जो व्यक्तिवादी की जगह हम सामाजिक हो जाते हैं, सार्वभौम हो जाते हैं। इस वैभवशाली परंपरा की आवश्यकता है। इस परंपरा की आवश्यकता है, न कि भोगवाद और व्यक्तिवाद की आवश्यकता है। आगे लिखे हैं, आशा के रूप में, आकांक्षा के रूप में, इच्छा के रूप में हर व्यक्ति व्यवस्था चाहता है, लेकिन वर्तमान में ये जो इच्छा है इसकी वरीयता, मतलब इसकी प्रायोरिटी नीचे है। इसके कारण व्यवस्था के लिए आदमी बहुत मेहनत नहीं करता है, बहुत लगता नहीं है, क्योंकि परंपरा में है नहीं। इसलिए बाबा ने कहा है कि जो जीव चेतना से विवश हैं उनको अभी तत्काल, उनको छोड़ के जो तत्काल समझने को तैयार हैं, जो पारंगत होने के लिए तैयार हैं, उनके साथ काम किया जाए, उनके साथ उपकार किया जाए,
और उन्हीं से शिक्षण संस्थाओं में मानवीय परंपरा, मानवीय शिक्षा का व्यवहारान्वयन किया जाए, बच्चों में संस्कार डाला जाए। इस तरह शिक्षा के मानवीकरण की आवश्यकता है। शिक्षा सार्थक होना ही व्यवस्था दूसरी योजना है। शिक्षा का मानवीकरण और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, ये दोनों योजनाएं, इस पे काम किया जाए। पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था की इकाइयां मानव के लिए पूरक हैं, है ना, किंतु मानव इनके लिए पूरक नहीं हो पाया, ये हमको समझ में आता है। इसकी आवश्यकता है और ये तभी होगा जब मानव व्यवस्था में जिएगा, समझदारी पूर्वक जिएगा, तभी ये इन इकाइयों, इन अवस्थाओं के लिए पूरक हो पाएगा। जागृत जीवन सहज मूल्य है सुख शांति संतोष आनंद। जो जागृत जीवन है उसमें सुख शांति संतोष आनंद की निरंतरता होती है, और इसी कारण से जो मानव लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, वो भी प्रमाणित होता रहता है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मानव लक्ष्य पूरा होता है तो जीवन लक्ष्य पूरा होता है, जीवन लक्ष्य पूरा होता है तो मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है। समाधान बराबर सुख, जहां जहां हम समाधानित रहते हैं वहां वहां सुख का अनुभव करते हैं। जब सब जगह समाधानित रहते हैं तो कहीं भी पीड़ित नहीं होते, परिवार में भी नहीं होते, समाज में भी नहीं होते। सब जगह हम सुखी होने की और शांति होने की हमारी स्थिति बनी रहती है। व्यवस्था में जीने के अर्थ में ही संतोष आनंद अनुभव करते हैं। स्वयं में, परिवार में, समाज में, व्यवस्था में जब अच्छे से जी पाते हैं, सही समझदारी पूर्वक जी पाते हैं, तभी हम सुख शांति संतोष आनंद का अनुभव कर पाते हैं, और समझदारी को प्रमाणित करने के अर्थ में ही आनंद का अनुभव कर पाते हैं। इस प्रकार हमें समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व पूर्वक ही हम सुख शांति संतोष आनंद को प्रमाणित करने योग्य हो पाते हैं। ठीक है भैया? हाँ जी भैया। भैया मैं इसमें जो एक पैरा है ना, ये कह रहे हैं ना कि समझदारी के बाद जिम्मेदारी आ ही जाती है ना, और जो 40 पेज पर है, और ये कह रहे हैं कि हमारे आशा आकांक्षा और इच्छा के रूप में चाहते हैं हम इसको, परंतु हमारे अनुसार इच्छा के रूप में भी व्यवस्था चाहते हैं, किंतु इच्छा में उसकी वरीयता क्रम नीचे है, इसके ऊपर और बहुत सी चीजें हैं। तो भैया आप कैसा देखते हैं कि हमारी ये व्यवस्था की इच्छा क्यों नहीं बन पाती, मतलब क्यों हमारी ये वरीयता में नीचे है, और है ना, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो और ऊपर बहुत सी चीजें ऐसा कह रहे हैं? भैया वही जो इससे पहले जो बोल रहे थे, व्यक्तिवादी के कारण, व्यक्तिवादी जो हमारी जो बन गई है, आदतें बन गई हैं, जिसमें सुविधा संग्रह, लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद जो है, वो सब हमारी प्रवृत्ति में हावी होने के कारण हम व्यवस्था सहज, हमारी इच्छा जो है वरीयता में नहीं बन पाती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो जब हम इनका मूल्यांकन कर पाते हैं, इनकी समीक्षा कर पाते हैं, अपने व्यक्तिवादी जो हमारी आदतें हैं, तब हमारी व्यवस्था के लिए हमारी इच्छा बनेगी, उसकी ओर हम प्रवृत्त होंगे, ऐसा लगता है मेरे को। अच्छा जी जी, मतलब अभी ऐसा कह रहे हैं कि जो परंपरा है उसमें क्योंकि व्यक्तिवादी ही है दोनों अर्थों में, कि जैसे अगर हमको भोगना है ना, सुविधा संग्रह भी, तो वो भी अपने अपने हिसाब तो से भोगवादी ही है, भोगवादी है जी। व्यक्तिवादी तो लाखों में एक आध है। हाँ, तो विरक्तिवादी में भी ये है कि भाई हम अपने हिसाब से, अपना ही मोक्ष है, हमको ही मोक्ष पाना है, हाँ, मोक्ष और पाना किसी के लिए, है ना, और किसी के लिए तो कुछ करना नहीं है। तो व्यवस्था का तो मतलब है कि सबको साथ मिलकर कैसे समाधान समृद्धि सब पूर्वक जी पाए। हाँ, एक दूसरे के पूरक हो पाए। क्या है, एक जो दूसरे भोगवादी परंपरा है उसमें पूरक होने की कोई मानसिकता ही नहीं है, जी जी। है ना? तो व्यवस्था की ओर जब भी हमारी प्रवृत्ति होगी, उससे पहले हमारी पूरक होने के लिए हमारी मानसिकता होगी, तभी हम व्यवस्था में जीने के लिए प्रयास कर पाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। आप हाँ बताइए। हाँ, नहीं बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी इच्छा में वरीयता क्रम नीचे है, तो शायद जो अभी भाव है परंपरा का, कि उसमें व्यक्ति के रूप में ही हम सुखी होना चाहते हैं, है ना,
अपने हिसाब से ही सुखी होना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलने, भोग पूर्वक ही सुखी होना चाहते हैं, भोग पूर्वक ही सुखी होना चाहते हैं। तो उसके लिए अपने हिसाब से सुविधा संग्रह कर लिया जाए, इसलिए व्यवस्था की, है ना। और इसी चक्कर में जो आपने कहा कि भाई धरती बर्बाद हो गई, क्योंकि अपने अपने हिसाब से ही सुखी होना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, तो धरती की पूरी व्यवस्था की परवाह किसी को नहीं है। हाँ मतलब ऐसा वो हम, सारी चीजें तो धरती से ही आएंगी ना, बिल्कुल बिल्कुल। धरती का शोषण करके ही आएंगी सब। इसीलिए अभी आजकल अखबारों में खूब अच्छे जोरों से है दिल्ली की या हर जगह की कि भाई इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम सबको सांस लेना है ना। परंतु हर कोई इस पे झगड़ा कर रहा है कि भाई किस तरह से उसको धर्म के साथ जोड़ लेते हैं या किसी विचारधारा के साथ जोड़ लेते हैं, है ना। कि किसी फलाने उत्सव पर तो पटाखे अलाव हैं, इस पर अलाव नहीं है। हाँ हालांकि ये मुद्दा नहीं कि केवल पटाखों से ही पॉल्यूशन होता है, लेकिन हर कोई उसमें केवल अव्यवस्था ही पैदा कर रहा है, किसी ना हाँ किसी वही, मान्यता। मतलब संप्रदायवादी हो जाता है आदमी, जी जी। है ना। मतलब व्यवस्थावादी प्रवृत्ति ही नहीं है, या तो व्यक्तिवादी है या थोड़ा बड़े रूप में फिर संप्रदायवादी हो जाता है। सही बात है। हम्म मैं इस बात को ऐसे भी देख रहा था भैया, क्योंकि ये मेरा ध्यान गया कि अभी ये COP26 या कौन से सारे देशों के G23 कितने नेता मिले कि भाई हम्म धरती को टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। अब ये सबको समझ में तो आ गया है, या यूं कहें हम्म। कि सबको ये जानकारी तो हो गई है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो धरती बर्बाद हो जाएगी। वो टेम्परेचर की बात कह रहे हैं कि अभी 1.5 डिग्री तक की बना रहे, अगर उससे बढ़ गया आगे तो, है ना, उतना तो फिर तो नॉन रिवर्सिबल हो जाएगी, यानी धरती बर्बाद ही हो जाएगी। ऐसा कुछ अखबारों में और, है ना, न्यूज चैनल पे बता रहे हैं। परंतु हम्म। कुछ राष्ट्र उसमें शामिल भी नहीं होना चाह रहे हैं, है ना। जबकि ये मान के चल रहे हैं कि भाई अगर धरती बर्बाद होगी तो कोई एक देश बच जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है ना। पूरी धरती चली जाएगी। पूरी धरती चली जाएगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सारे ही देश जाएंगे, है ना। तो इसलिए मिलके करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी सब राष्ट्र मिलकर नहीं कर पा रहे हैं। तो चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे समुदाय राष्ट्र के के रूप रूप में, हाँ, में, राष्ट्र के रूप में, हम अभी धरती को एक व्यवस्था के रूप में देखें, है ना, पूरी धरती एक है, इस मानसिकता तक नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं पहुंच अब पाए। अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमने कोयला जलाना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा, है ना। मतलब अभी तो सब राष्ट्र इस बात पे कर रहे हैं कि हम हमारा, या जी इस बात पे भी आरोप कर रहे हैं कि आप लोग, कुछ राष्ट्र ने तो पहले जला लिया, है ना। तो हम्म। वो लोग तो, उन्होंने तो ज्यादा GDP अपनी बढ़ा ली, बहुत सारी सुविधाएं हो गई। जो गरीब देश हैं उनको तो अभी बहुत करना है, उनके पास नहीं है। तो हर जगह ये व्यक्तिवादी सोच और, या, है ना, उसी तरह की बात आ रही है। अभी पूरी धरती के साथ व्यवस्था के रूप में सोच पाए, ऐसा प्रायोरिटी नहीं बन पा रही, है ना। बन सार्वभौम व्यवस्था की तक, वहां तक सोच जा ही नहीं पा रही है। जा नहीं पा रही, ऐसा लगता है, मतलब, है ना। हम्म जो नागराज जी, आदरणीय नागराज जी यहाँ पर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, काफी इम्पोर्टेंट बात है कि हम सब मिलकर भी, और हमको सबको दिख रहा है कि हम, है ना, पॉल्यूशन से विनाश की और ओर जा रहे हैं। विनाश की ओर जा रहे हैं, तभी भी अभी नहीं पूरी तरह व्यवस्था को प्रायोरिटी में नहीं ला पा रहे हैं। नहीं ला पा रहे, बिल्कुल जी। सही बात। मतलब ये छोटे रूप से बड़े रूप तक कहीं भी व्यवस्था की प्रायोरिटी बन नहीं पा रही है। लेकिन बढ़िया बात ये अब दिख रही है कि लोगों का ध्यान जा रहा है ना, इस बात पे प्रयास हम्म शुरू हो गए हैं। और अब जितना हम देखते हैं कि लोग समझदारी को वर्ण कर रहे हैं कि भाई मानव को अब समझना ही होगा, और कम से कम जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं घट रही हैं, है ना, जो चारों तरफ अति वर्षा हो जा रही है, या सूखा पड़ रहा है, या, है ना, वो अनटाइमली भी जो बारिश हो रही है, और कहीं पे आग लग रही है। कई देशों में ऐसा हो जा रहा है कि जहाँ सर्दी होती थी, है ना, वहां पे बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही, हाँ। तो ये असंतुलन को देखते हुए लोगों का ध्यान तो जा रहा है कि अब हमको ठीक तो होना है। इसकी भी बात कह रहे हैं कि मानव जीव चेतना विधि से तो विवश हो जाता है, क्या करें, लेकिन इसी के चक्कर से उसका ध्यान जाता है कि हम थोड़ा समझदारी की ओर बढ़ पाए। हाँ, पीड़ा पीड़ा से जो है ये ध्यान तो चला जाता है, पर सॉल्यूशन जी। कुछ नहीं है। हाँ हाँ। पूरे पूरे विश्व में आप देखिए, किसी भी देश के पास, किसी भी आदमी के पास में सॉल्यूशन के रूप में कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने जो बोला है सॉल्यूशन के रूप में, तो जब मानवतापूर्ण आचरण होगा तभी सॉल्यूशन है, नहीं तो और कोई सॉल्यूशन नहीं है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं। जी जी। बढ़िया भैया, आगे पढ़ते हैं।
हाँ भैया। एक बढ़िया बात कह रहे हैं कि ये अभी वरीयता क्रम में हमको लाना होगा इसको। व्यवस्था में जो जीने की चाहत है, जो आकांक्षा और आशा के रूप में तो है, लेकिन इच्छा में अभी नहीं नहीं। है। अभी हम इच्छा में तो भोग और विरक्ति ही है ना, हम्म। ज्यादातर उसी में ही रह रहे हैं। अभी धरती पे व्यवस्था में जीने को वरीयता क्रम में लाना है, जो समझदारी से ही होगा। ये भी बात कह रहे हैं कि समझदारी के बाद ही जिम्मेदारी आ जाती है, तो प्रायोरिटी में समझना ही है, ऐसा ऐसा लगता है। हाँ, मतलब प्राथमिकता समझदारी को देंगे तभी फिर आगे जिम्मेदार हो पाएंगे, जी जी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। बढ़िया भैया। मैं आगे पढ़ता हूँ। हम्म। तो कह रहे हैं कि जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। इस विधि से समाधान के बाद समाधान को प्रकाशित प्रमाणित निरंतर करते ही रहते हैं और जीवन तृप्त बना ही रहता है। जीवन स्थिति में बल व गति में शक्ति है। गति में होने वाली क्रियाएं एक दूसरे के परस्परता में प्रमाणित होते हैं। स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव होता है। हम जितने भी आस्वादन किए, इससे हम तृप्त हुए कि नहीं, ये हमको पता लगता है। जितना हम तुलन किया, उसको उससे हमको तथ्य मिला कि नहीं। सच्चाई को हम साक्षात्कार अनुभव पूर्वक किया, बोध विधि से चिंतन किया, अनुभव किया। इससे तथ्य मिला कि इस बारे में हम निरंतर प्रयोजन के अर्थ में परीक्षण करते रहते हैं। परीक्षण करना ही होगा, करेंगे ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन पांचों अवस्थाओं में तृप्ति ही कुल मिलाकर सतत सुखी होने का रास्ता बनता है। इसी को सुख शांति संतोष आनंद नाम देते हैं। इन्हीं पांच अवस्थाओं में प्रमाणित होने से मानव का वैभव स्वयं में स्वराज्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। मानव मानवीयता से परिपूर्ण होकर वैभवित होना ही राज्य का मतलब है। व्यवस्था में जीना ही राज्य है, स्वराज्य है। स्वयं प्रेरित होकर व्यवस्था में जीना ही स्वराज्य है। इस प्रकार से मानवीयता पूर्ण आचरण ही इसकी व्याख्या है। स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, व्यवस्था में जो संबंध है, उसको सार्थक बनाएगा। यही मानव की जागृति सहज वैभव है। संबंध और मूल्यों को सार्थक बनाने के क्रम में ही हम वर्तमान में विश्वास कर पाते हैं। संबंधों को पहचानते नहीं हैं तो वर्तमान में जीते नहीं हैं, तो विगत में जाते हैं। विगत वर्तमान होता नहीं, विगत के साथ जीना बनता नहीं। भविष्य को सोचते हैं, भविष्य भी वर्तमान होता नहीं। इस तरह से आदमी को कहीं ठौर मिलता नहीं, फलस्वरूप भटकता रहता है। भटकना कोई चाहता नहीं। परंपरा में दिशा और लक्ष्य निर्देश की व्यवस्था है नहीं। हर मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही समझदार होकर प्रमाणित परंपरा हो सकता है। हर मानव के आचरण में आ सकता है और मानव स्वयं मूल्यांकित हो पाता है। मानव को समझदारी को सफल बनाना है, यही उसका वैभव है, यही मानव का ऐश्वर्य है। इसी ऐश्वर्य के साथ मानव अपनी परंपरा को निरंतर सुख में बना सकता है। सभी पशु संसार, जीव संसार, वनस्पति संसार, पदार्थ संसार के साथ संतुलन पूर्वक व्यवहार कर सकता है। उससे जो पूरकता है, उसके लिए स्वयं कृतज्ञ होकर उसका उपयोग सदुपयोग कर सकता है, प्रयोजनशील बन सकता है। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। इस विधि से समाधान को निरंतर प्रमाणित करते ही रहते हैं। जब मानव में समाधान होता है तो समाधान को निरंतर प्रमाणित करते रहते हैं और तृप्त बने रहते हैं। मतलब समाधान को प्रमाणित करने, समाधान को व्यक्त करने में कोई कमी नहीं होती या खत्म नहीं होता। समाधान निरंतर प्रवाहित होता रहता है। अक्षय बल अक्षय शक्ति होने के कारण ऐसा बोल रहे हैं। हाँ जी। जीवन स्थिति में बल व गति में शक्ति है। स्वयं में स्थिति बने रहना और गति में होने वाली क्रियाएं एक दूसरे के परस्परता में होती हैं।
स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव होता है। जैसे उदाहरण है, जैसे आस्वादन किए रहते हैं, हम तृप्त हुए रहते हैं, ये हमको पता लगता है। जितना भी हम तुलन करते हैं उसके साथ हमको तथ्य मिला कि नहीं, ये हमको पता चलता ही रहता है। सच्चाई को हम साक्षात्कार अनुभव पूर्वक चिंतन किया, बोध विधि से चिंतन किया, अनुभव किया, ये हमको पता चलता ही है। इस तथ्य से पता चलता है कि हमारा निरंतर प्रयोजन के अर्थ में, हम निरंतर प्रयोजन के अर्थ में परीक्षण करते रहते हैं। हमारा जो भी तुलन है, चिंतन है, ये सब प्रयोजन के अर्थ में परीक्षण करते रहते हैं। ये जागृति पूर्वक ऐसा होता है, समझदारी पूर्वक। ये जो क्रियाएं जो अभी बता रहे हैं बाबा, ये समझदारी और जागृति पूर्वक ऐसा होती है। परीक्षण करना ही होगा। परीक्षण हर आदमी करता ही है। भ्रम में भी परीक्षण करता है, समझदारी में भी परीक्षण करता है। भ्रम में परीक्षण करने के पैरामीटर अलग होते हैं, समझदारी में परीक्षण करने के पैरामीटर समझदारी पूर्वक होते हैं। इन पांचों अवस्थाओं में कुल मिलाकर सतत सुखी होने का रास्ता बनता है। इसी को सुख, शांति, संतोष, आनंद नाम देते हैं। पांचों अवस्थाओं मतलब जीवन की जो पांचों बल, पांचों शक्तियां हैं, उससे मिलाकर जो है हम सुखी होने का रास्ता बनता है। इन्हीं पांच अवस्थाओं में प्रमाणित होने से मानव का वैभव स्वयं में स्वराज के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। इन 10 क्रियाओं के साथ पांचों बल, पांचों शक्तियों के प्रमाणित होने से मानव का वैभव स्वराज्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। मानवतापूर्ण आचरण ही स्वराज्य है। मानव व्यवस्था में जीना ही स्वराज्य है। स्वयं प्रेरित होकर व्यवस्था में जीना ही स्वराज्य है। इस प्रकार से मानवतापूर्ण आचरण ही इसकी व्याख्या है। कुल मिला के समझदारी, मानवतापूर्ण आचरण और व्यवस्था में जीना, सार्वभौम व्यवस्था में जीना, यही आदमी का वैभव है, यही ऐश्वर्य है, यही स्वराज्य है। स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, व्यवस्था में जो संबंध है उनके साथ सार्थक बनाएगा, यही मानव की जागृति सहज वैभव है। मतलब स्वयं के साथ, परिवार में, समाज में, प्रकृति में जो संबंधों के साथ व्यवस्था पूर्वक जी पाएगा, यही जागृत मानव का वैभव है। जागृत मानव ऐसा ही जी पाएगा, ऐसा ही जिएगा, ऐसा बता रहे हैं। संबंध और मूल्यों को सार्थक बनाने के क्रम में ही, जब संबंध और मूल्य हमारे सार्थक होते हैं, जब संबंध हमको समझ में आते हैं और मूल्यों के साथ जीते हैं, तभी हम वर्तमान में जी पाते हैं। नहीं तो हम या तो भूत की सोचते रहते हैं या भविष्य की सोचते रहते हैं। और भूत भविष्य से आदमी को तृप्ति मिलती नहीं है। तृप्ति वर्तमान में जीने से ही मिलती है। और वर्तमान में जीना मतलब संबंधों के साथ जीना, पूरकता के साथ जीना, उसी से आदमी तृप्त होता है। इसी के लिए आगे बोल रहे हैं बाबा, हर मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही समझदार होकर प्रमाणित परंपरा हो सकेगा। मतलब हमारे लिए जो करने योग्य काम है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को, शिक्षा विधि से स्वयं प्रमाणित होना और दूसरे के लिए उपकार विधि से दूसरे को समझदार बनाना, हर मानव के आचरण में आ सकता है और मानवत्व मूल्यांकित हो पाता है। मानवत्व मूल्यांकित हो पाता है। मतलब चेतना विकास मूल्य शिक्षा विधि से ही मानव प्रमाणित हो सकता है, मानव के आचरण में आ सकता है और मानवत्व मूल्यांकित हो सकता है। मानव को समझदारी को सफल बनाना, यही उसका वैभव है, यही मानव का ऐश्वर्य है। इसी ऐश्वर्य के साथ मानव अपनी परंपरा को निरंतर सुख में बना सकता है। सभी पशु जीव संसार, वनस्पति संसार, पदार्थ संसार के साथ संतुलन पूर्वक व्यवहार कर सकता है। और उनसे जो हमको मिलता है, इन तीनों अवस्थाओं के साथ जो मानव को जीने के लिए मिला है, उसके लिए कृतज्ञ होकर उसका उपयोग सदुपयोग कर सकता है, प्रयोजनशील बन सकता है। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया, इसमें बढ़िया बात मेरा ध्यान गया है ना। तो ये जीवन की जो कह रहे हैं कि स्थिति में बल और गति में शक्ति है ना, तो जो मानव की लक्ष्य की बात और जीवन लक्ष्य की बात अभी पहले कह रहे थे पिछले पैरा में, कि हम सुखी होना चाहते हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद को अनुभव करना चाहते हैं। तो भैया ये जैसे स्थिति में जो क्रियाएं हैं, इनको थोड़ा सा और बताएं
ये कह रहे हैं कि स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव होता है ना। तो और गति में वो प्रमाणित होती हैं, है ना। तो जी इसको हाँ। इसको थोड़ा सा और कैसे देखते हैं भैया, ये मेरा फिर से इस पे ध्यान गया, क्योंकि सारी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जागृत जीवन सहज मूल्य है, सुख शांति संतोष आनंद, है ना, उसके पहले पैरा में जो कह रहे थे, और यही मानव की आकांक्षा चाहना बताते रहे हैं। जी तो, भैया। तो ये जीवन में स्थिति में बल व गति में शक्ति है, गति में होने वाली क्रियाएं एक दूसरे के परस्परता में प्रमाणित होते हैं, और स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव होता है। और इसी को फिर इन्होंने थोड़ा बताया भैया, इसको और कैसे देखते हैं आप, जैसे 5 अवस्थाओं में तृप्ति ही मिलती है। भैया मेरे को लगता है जो स्थिति की बात कर रहे हैं, जी, जो अनुभव संपन्न व्यक्ति जो 5 स्थितियों में रहता है, वो उन क्रियाओं में तृप्त रहता है। और उन क्रियाओं, वो जो क्रियाएं हैं जब तृप्त रहती हैं, या जो बल हैं वो तृप्त रहते हैं, तो जब गति में होते हैं तो वो प्रमाणित करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से जी पाते हैं, और समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व को प्रमाणित कर पाते हैं। मतलब जो आदमी अनुभव संपन्न होगा, वो जी, इन चीजों को प्रमाणित, गति में अपने आप प्रमाणित, उनकी मतलब शक्तियों में अपने आप प्रमाणित होते रहेंगे, और अच्छा, आचरण में दिखता रहेगा। ऐसा मेरे को इसका अर्थ बोध होता है। आप बताइए, आपको कैसा लगता है? हाँ जी, मुझे भी थोड़ा ऐसा ही ध्यान में जा रहा है कि स्थिति का मतलब हुआ कि जैसे आत्मा में अनुभव हुआ, है ना, और जी गति में उसकी प्रमाणिकता है। तो पहले अगर स्थिति की क्रियाओं को ही देखें कि सहस्तित्व में अनुभव हुआ, या मैं से के लिए बाबा जी कहते हैं कि व्यापक और प्रकृति साथ साथ हैं, नित्य वर्तमान है, और सब डूबे भीगे गिरे हैं, मैं भी उसमें डूबा भीगा गिरा हूं। तो इस चीज का अनुभव अगर हो गया तो ये कह रहे हैं कि फिर ये निरंतर बना रहता है ना। तो ये अनुभव हुआ, फिर उसके आधार पे जो बोध की बात कह रहे हैं कि व्यवस्था का बोध की जो बात कहते हैं कि पूरा अस्तित्व में जो अनुभव हुआ उसका बोध, यानी कि व्यवस्था का बोध हुआ, और उसी आधार पर फिर चिंतन, है ना। तो ये भैया, हाँ। स्थिति की क्रियाएं कह रहे हैं। तो फिर साक्षात्कार और चिंतन की जो क्रिया है, जो इसमें अभी कह रहे हैं कि साक्षात्कार यानी हुआ सच्चाइयों का साक्षात्कार, अनुभव पूर्वक यानी चिंतन हुआ, है ना। जी हाँ। तो इनमें ये क्रियाएं तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि अभी खाली हैं, अभी हमें जो अधूरापन लगता है क्योंकि ये क्रियाएं नहीं हुई हैं, और इनके आधार पे फिर तुलन होने लगे न्याय धर्म सत्य का, है ना। तो हम्म। ये फिर कह रहे हैं कि इससे हमको सच्चाई को हमको साक्षात्कार हुआ, बोध विधि से चिंतन किया, अनुभव किया, तो ये निरंतर हमें फिर इसकी तृप्ति बन जाती है। और जब इसके आधार पर हम मूल्य मूलक का आस्वादन, रुचि मूलक का आस्वादन तो होगा ही, लेकिन मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक का आस्वादन भी फिर होने लग जाएगा, तो आस्वादन फिर बना रहेगा, ऐसा कह रहे हैं शायद इसमें। हाँ ऐसा भैया। ऐसा मुझे लग रहा भैया, है ना। हाँ, वो आस्वादन भी देखिए, जैसा आपने बताया, अनुभव के बाद में जो व्यवस्था का बोध होता है, जी, व्यवस्था का चिंतन होता है, व्यवस्था का तुलन विश्लेषण होता है, और व्यवस्था का चयन होता है। जी, जी, तो इस क्रम में आदमी जो है गति के रूप में फिर वो प्रकाशित होता है, प्रमाणित होता है। तो उस अच्छा, जी, मतलब जीवन में तृप्ति बनी है, पर जीवन जब प्रमाणित होता है, मानव जब प्रमाणित होने के क्रम में जाता है, तो जो शक्तियां हैं उनसे व्यवस्था और संबंध, सारी चीजें प्रमाणित होती हैं। हाँ तो जी, वो तृप्ति को और पुष्ट करते हैं, उससे जो तृप्ति होती है और वो पुष्ट होती है, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। हाँ जी, और, और आदमी मतलब आप स्वयं में तृप्ति पूर्वक, परिवार में न्याय पूर्वक, और समाज में व्यवस्था पूर्वक जी पाता है। मतलब जो गति वाली जो क्रियाएं हैं, शक्ति जो है, हाँ, उसके कारण जो है व्यवस्था और संबंध, ये सारी चीजें प्रमाणित होने के क्रम में बढ़ती हैं आगे। ऐसा मेरे को बिल्कुल, उसका अर्थ लगा। हाँ। बिल्कुल बढ़िया लगा भैया, है ना। फिर ये कह रहे हैं कि भाई जो जीवन में होता है, जो ये क्रियाएं होती हैं, न्याय धर्म सत्य और व्यवस्था का चिंतन, तुलन और चयन किया हमने, जी वही भैया। फिर परिवार में, है ना, और फिर कह रहे हैं समाज में स्वराज्य के रूप में, यानी हम्म। कि अगर सभी ऐसा जीने लग जाते हैं मानवीयता पूर्ण से, तो ये वैभवित होने लगे, यानी कि वैभव का मतलब है कि हम उसको अपने कार्य व्यवहार में ला पाए, है ना। तो हमारे जो व्यवसाय हैं,
जो उत्पादन हमको करना है, अगर वो न्याय धर्म सत्य विधि से व्यवस्था विधि से हो जाएगा तो फिर उसी को स्वराज्य कह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है भैया इसमें। हाँ तो भैया, हम स्वराज्य की कल्पना, जी भैया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। है ना। तो अगर इन क्रियाओं, लेकिन ये इन्हीं क्रियाओं के आधार पर जब ये हो जाएगा, है ना, ऐसा इसमें कहने से हाँ, लगता है कि मतलब समझदारी अनुभव पूर्वक। अनुभव संपन्न व्यक्ति की जो गति है, हम्म हम्म मतलब उसकी अनुभव संपन्न जीवन की जो गति की क्रियाएं हैं, शक्ति हैं, उसके आधार पे जो परिणाम होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि वो स्वराज्य व्यवस्था के रूप में तो राज्य व्यवस्था के आएगा। रूप में अवतरित होगा। खूब बढ़िया बात किया, खूब अच्छा जी है। इन्होंने, मेरा भी फिर से इस पे ध्यान गया कि जी इसके भैया। बिना व्यवस्था में जीना बन नहीं पाएगा। समझ पूर्वक, अनुभव पूर्वक ही हम, है ना, जी पाएंगे। जो पहले भी उन्होंने कहा था कि न्याय पूर्वक जीना होगा, है ना, तो ही हम व्यवस्था में जी पाएंगे। जी तो पाएंगे। तुलन में न्याय हो पाएगा तभी। भैया हमारा ये अंशु भाई का हैंड रेज हुआ है, तो अंशु भैया से पूछ लेते हैं, उनको शायद कुछ क्वेरी होगी या कुछ कहना चाहते होंगे। जी अंशु जी भैया। जी, धन्यवाद भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, बताइए। भाई साहब, आपने अभी कहा स्थिति, स्थिति का तो अर्थ वर्तमान से लेते हैं, तो गति का क्या अर्थ होता है? गति शब्द आ रहा है। हाँ जी भैया, इसमें ऐसा कह रहे हैं कि जैसे जीवन में आपने देखा होगा कि 10 क्रियाएं हैं, है ना। जी जी। 5 स्थिति में कह रहे हैं कि जिनकी स्थिति बनती है, हम्म। और जब हम जीने के क्रम में जाते हैं तो गति क्रियाएं होती हैं। अच्छा। तो जैसे अनुभव, अगर अभी तो अनुभव हम में नहीं है, तो अभी चित्रण बनता है, उसका प्रमाण हम देते हैं, विश्लेषण करते हैं कि जो हमारा चित्रण जैसे घर बनाने का हुआ, है ना, तो हम उसको हम्म चित्रित करते हैं, यानी हम में चित्रण बनता है वो, कि हमको कैसा घर बनना है। हम्म उसके आधार पे फिर तुलन की स्थिति हमें बनी होती है। अगर हमारी प्रिय हित लाभ की स्थिति बनी हुई होती है, तो हम उसके आधार पे उसको चित्रण को पूरा करने के लिए विश्लेषण करते हैं कि जी। हमारा घर कितना प्रिय, यानी कि देखने में प्रिय होना चाहिए, है ना, उसमें एसी होना चाहिए ताकि हमारी इंद्रियों को ठीक लगे। तो ये प्रिय हित, और कितना पैसा में बन जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा बन जाए, है ना। हम्म। अभी हम न्याय धर्म सत्य का उसमें नहीं कर पाते, अच्छा। तो ये गति बनती है हमारी कि फिर उसको, जो चित्रण बना, उसको पूरा करने के लिए विश्लेषण करते हैं, और हम्म। फिर हर चीज का चयन करते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए, है ना। अच्छा अच्छा। तो ये गति बनी, तो गति में प्रमाणित हुआ, तो घर जब जमीन पे बना, हम्म है ना, तो जैसी हमारी स्थिति है वैसा घर बनेगा। अच्छा। अगर हम, है ना, आप देखेंगे हर चीज में, हम्म। जैसे आपको स्वाद की स्थिति बनी है, जैसे आप मान लो सुबह उठकर चाय पीते हैं, है जी ना, जी जी। एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं, हम्म। तो आपकी स्थिति में जैसा स्वाद बना होगा, उससे अलग अगर चाय मिल गई तो वो आपको ठीक नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी स्थिति का जो स्वाद, आपकी स्थिति आस्वादन की बनी हुई है, जो उसके चिंतन, अनुसार ही आप मटेरियल, हर चीज का चयन करते हैं। हाँ, चिंतन पर निर्भर करता है। हाँ, तो चिंतन, अभी यहाँ पे नागराज जी ने बहुत अच्छे से ध्यान दिलाया है कि अभी हम विचार को ही चिंतन बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, परंतु चिंतन शब्द है जब हमको अनुभव हुआ, और उसके आधार पे जब हम वास्तविकताओं को देखते हैं, है ना, उसके आधार अच्छा पे जब हम वास्तविकताओं को पहचानते हैं, उसको चिंतन कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी हम अनुभव और बोध के आधार पे वास्तविकताओं को नहीं देख पाते। अभी हम केवल अपनी अपनी जो मन के लिए, स्वाद के लिए, शरीर के लिए, भोग के लिए, है ना, बहुत उसके अच्छी आधार बात। पे ही वस्तुओं को पहचानते हैं। जी 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 जी, आपने एकदम इसी सही को कहा। प्रिय लाभ करें अंशु भैया जी, थैंक यू है ना सर। भैया। जी 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 भैया। जी। बिहार भैया कुछ और इसमें जोड़ेंगे भैया, जो भैया पूछ रहे हैं। नहीं नहीं भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जी भैया। तो इस तरह से स्थिति के आधार पे ही हमारी गति बनती है। जैसे हमारे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की स्थिति होगी, वैसा वैसा हम कार्य व्यवहार करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो अभी अगर हमको समाज में इतनी अव्यवस्था दिख रही है ना, चारों ओर जो मानव परेशान है, उसका मतलब ही ये है कि अभी हर मानव जितने भी हैं, हम सम्मिलित रूप में हैं। अभी हमारे जीवन की स्थितियां प्रिय हित लाभ, जैसे अभी उन्होंने कहा कि अभी हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अगर देखेंगे तो समाज के हर हिस्से में, हर कोने में न्याय की याचना है। हर कोई न्याय चाहता है, न्याय के लिए हड़ताल करता है। अगर आप देखेंगे तो, है ना, हमारे किसान भाई बहन बैठे हुए हैं सड़क पे इतने दिनों से। अब उनकी मांगे उचित है या अनुचित है वो मुद्दा नहीं है, लेकिन वो न्याय की अपेक्षा चाहते हैं कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो भी देखेंगे कुछ टीचर लोग फिर सड़क पे उतर आते हैं, कुछ देखेंगे फिर और डॉक्टर लोग उतर आते हैं। तो हर कोई न्याय चाहता है।
और अभी न्याय मिल नहीं पा रहा है क्योंकि हमको न्याय की समझ नहीं है ना। तो मानव न्याय चाहता है, परंतु कहीं पर भी कार्यालय में, न्यायालय में, है ना, हमारे जितने भी सिस्टम्स हमने बनाए हैं उनमें अभी न्याय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम सम्मिलित रूप में जो जीवन है, अभी हम भ्रमित हैं और हमारी स्थितियों में अभी न्याय नहीं पहुंच पाया है। तुलन में न्याय नहीं है, हमारे चिंतन में न्याय नहीं है ना, न्याय का हमको बोध नहीं हुआ है। इस तरह की बात यहाँ पर कह रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया। जी भैया, आगे पढ़ लेता हूँ भैया फिर, है ना जी। मेरे ख्याल से एक पैरा और कर लेते हैं इसको, और उसके बाद में और किसी भी भाई बहन के अगर कुछ मुद्दे होंगे तो उनको ले लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। जी भैया। मानव के साथ तो संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति होती है। तृप्ति हमारा वर है, अतृप्ति हमारा वर नहीं है। हर व्यक्ति तृप्त होने के आसार में समाधान, समृद्धि, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में जीना सहस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया, अस्तित्व ही परम सत्य है। निरंतर रहने वाली वस्तु अस्तित्व ही है और अस्तित्व सहस्तित्व स्वरूप है। सहस्तित्व ही निरंतर प्रभावशील है। फल स्वरूप विकास व जागृति प्रकट होता है। विकास क्रम होता है, विकसित हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। विकास क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। जीवन कितनी संख्या होना है, इसका निश्चयन भी सहस्तित्व विधि से आता है। भ्रमित मानव क्रम से आता नहीं। अस्तित्व स्वयं अपनी विधि से चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुका है। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव स्वयं को अन्य प्रकृति के साथ पूरक होने के प्रमाण रूप में प्रमाणित कर नहीं पाया, बल्कि उल्टे शोषण करता रहा है। शोषण से मानव कैसे सुखी होने की कामना किया, यह सोचने का मुद्दा है। शोषण से सुखी होने के बारे में सब राज्य, सब समुदाय, सब धर्म, अधिकांश परिवार सोचते हैं। जहां तक राज्य और समुदाय की मान्यता है, शोषण पूर्वक ही सुखी हो सकता है। आज तक यही अंतिम बात है और विज्ञान भी इसका समर्थक है। कि संघर्ष और शोषण पूर्वक ही मानव अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। अस्तित्व से यहाँ मतलब अपनी जाति, समुदाय से है। संघर्ष का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। संघर्ष करना ही विकास माना जाता है। ज्यादा व्यापार बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं, ज्यादा शोषण कर सकता है, उसे विकसित देश कहा जाता है। जबकि विकसित देश वही है जो जागृत हो गया है, व्यवस्था में है, समाधानित है, समृद्ध है, अपने में विश्वास करता है, सहस्तित्व को समझता है। जीवन जीवन को समझने वाला और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। जहां तक भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, उनको हम प्रयोग पूर्वक उपयोगिता के आधार पर पहचान लेते हैं। उपयोगिता को हम सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के रूप में पहचानते हैं। सामान्य आकांक्षा है आहार, आवास, अलंकार, यानी कि ये सब साधन, और महत्वाकांक्षा है दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। इनमें से अधिकांश भाग तो पहचान लिए गए हैं, उत्पादन भी कर लिए गए हैं। इसको सर्वसुलभ करने का प्रयत्न भी व्यापार विधि से किए हैं। व्यापार विधि में लाभ की प्रतीक्षा रहती ही है। जी भैया, इसको कर लेते हैं। जी भैया। मानव के साथ संबंध ही है ना। जब हम संबंध को पहचानते हैं तो उसका मूल्य प्रवाहित होते हैं, मूल्यांकन होती है, फलस्वरूप उभय तृप्ति होती है। ये विचार के रूप में हम सबको पता ही है। इसको जीने के लिए, इसको जीना है, इस क्रम में हम सब लगे हुए हैं। तृप्ति हमारा वर है, मतलब हमको तृप्ति चाहिए, अतृप्ति नहीं चाहिए। हर व्यक्ति तृप्त होने के आसार में, मतलब हर व्यक्ति तृप्त होने के
अपेक्षा में ही समाधान, समृद्धि, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में जीना बन पाता है। सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया। सत्य क्या चीज है यहाँ पे बताए हुए हैं। अस्तित्व ही परम सत्य है, निरंतर रहने वाली वस्तु अस्तित्व ही है, और अस्तित्व सहअस्तित्व स्वरूप है। सहअस्तित्व ही निरंतर प्रभावशील है। फलस्वरूप विकास व जागृति प्रकट होता है। अस्तित्व नित्य प्रगटशील है, वर्तमान है, निरंतर है, ये यहाँ पे बताया हुआ है, और अस्तित्व सहअस्तित्व के स्वरूप में है। विकास क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है ना। जीवन कितनी संख्या में होना है इसका निश्चय भी अस्तित्व सहअस्तित्व सहज विधि से आता है, भ्रमित मानव के क्रम से आता नहीं है। अस्तित्व स्वयं अपनी विधि से चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुका है। अस्तित्व में चारों अवस्थाएं प्रकाशित हैं, प्रमाणित हैं। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव को अन्य प्रकृति के साथ पूरक होने के रूप में अपने को प्रमाणित करना है, जो अभी तक नहीं कर पाया है। अभी तक मानव जो है प्रकृति का शोषण करता रहा है और शोषण से सुखी होने की कामना किया है। राज्य एक दूसरे का शोषण करना, समाज एक दूसरे के शोषण करना, व्यक्ति एक दूसरे का शोषण करना, यही विधि प्रचलित है। और इस विधि से मानव सोचता है कि मानव समुदाय सब सोचते हैं कि हम तृप्त हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी तक जो हमको बताया गया है, संघर्ष ही विकास है। संघर्ष करेंगे तो विकसित होंगे, अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो विकसित नहीं हो पाएंगे। चाहे वो व्यापार में हो, चाहे राज्य विधि से हो, चाहे जाने अनजाने धर्म में भी यही प्रचलित है। और आगे बाबा जी लिखते हैं, जो देश ज्यादा युद्ध कर सकता है, ज्यादा व्यापार बुद्धि का उपयोग कर सकता है, ज्यादा शोषण करता है, उसको विकसित देश कहा गया। जबकि विकसित देश वही है जो जागृत हो गया है, व्यवस्था में है, समाधानित है, समृद्ध है, अपने में विश्वास कर सकता है, सहअस्तित्व को समझता है। इस तरह से क्या होना चाहिए, समझ, क्या विकसित की परिभाषा है और क्या विकसित की परिभाषा हो गई है, इसको हमको देखने की जरूरत है। आगे और लिखे हैं, हमको जो भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं उसका हमारा दो ही तरह का उपयोग है। एक सामान्य आकांक्षा और एक महत्वाकांक्षा। अभी हम भौतिक रासायनिक वस्तुओं के अधिकतर जो उपयोग है हमारा भोग के लिए उपयोग है, संघर्ष के लिए उपयोग है, युद्ध के लिए उपयोग है, और सुविधा संग्रह के लिए उपयोग है। पर इसका जो जागृति पूर्वक इसका दो ही तरह का उपयोग है। एक सामान्य आकांक्षा, आहार आवास अलंकार, और दूसरा महत्वाकांक्षा, दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन। इसके अलावा कोई उपयोग भौतिक रासायनिक चीजों का नहीं होता, तो सदुपयोग नहीं होता। ठीक है भैया। हाँ जी भैया, यहाँ पे बढ़िया उन्होंने ध्यान आकर्षण किया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। हाँ भैया। और इसीलिए जो राज्यों में, है ना, हथियारों की होड़ है ना, न्यूक्लियर हथियार या जितने भी तरह के हथियार हैं। भैया क्या आवाज आ रही है पीछे से? हाँ हाँ भैया, किसी भाई का वो, जगदीश भैया देखिए आपका, हाँ अभी ठीक हो गया है। जगदीश भैया का ऑन हो गया था शायद माइक। तो भैया ये कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए हर कोई लाठी इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तो सारे जो आपने अभी बढ़िया बात बताई कि ऐसे तो सदुपयोग तो यही है कि, है ना, सामान्य आकांक्षा, आहार आवास अलंकार और दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन के अर्थ में। परंतु अभी भ्रमवश ये मान के चल रहे हैं कि शोषण पूर्वक की सुखी हो सकते हैं, तो हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं भैया, ऐसा लगता है भैया ना। हथियारों के और संग्रह के होड़ में। हाँ, संग्रह की होड़ में, है ना। और संग्रह करने के लिए, क्योंकि दूसरे देशों से संग्रह करना है, तो उन पे राज्य करने के लिए या उनसे युद्ध करने के तैयारी में रहते हैं, है ना। तो ये बात की कह रहे हैं कि ये संघर्ष है, बल्कि सदुपयोग तो उस अर्थ में ही है कि सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के रूप में ही साधनों का सदुपयोग है, जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के अर्थ में है।
तो ये बढ़िया भैया ध्यान अच्छे से दिलाया इन्होंने। हाँ भैया, बढ़िया ध्यान आकर्षण। जी, अगला पैरा और करना भैया। मेरे ख्याल से आज रहने देते हैं भैया, 8 आज तो बज इतना, गया। हाँ 8 तो बज गया, बढ़िया। तो किसी भाई बहन को अगर कोई और इस समय है ना, 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं, किनको कुछ कहना हो, नहीं तो हम इसको पूरा कर लेंगे। सही बात है, 8 तो बज गए, पिछली बार तो शायद 8:30 भी हो गया था, है ना। तो भैया सभी को हरिहर, अशोक कुमार ठाकुर बोल रहा हूँ, इतना ही कहना था भैया। बिहार भैया और सभी को। भैया जी भैया, और सबको हरिहर। हरिहर भैया, हरिहर, बहुत बढ़िया अशोक भैया, खूब बढ़िया लगा जी। महेश भैया ने हाथ रेज किया है, हैंड रेज किया है। महेश पटेल भैया बताएं। नमस्ते जी। जी नमस्ते। हाँ, इसमें एक पैराग्राफ में आया था कि सदुपयोग, ये तन मन धन का सदुपयोग, सदुपयोग बोलते हैं ना, उसका सुरक्षा हो गया, तो हाँ वो जी, किस अर्थ में होता है? बिहार भैया एक बार और बता देंगे। भैया आप बताओ ना। जी जी, तो भैया ऐसा कह रहे हैं कि जो भी साधन है ना हमारे पास, हम उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, है ना। कि जैसे हमारे पास अनाज है, घर है, तो उसी के लिए तो इसकी सुरक्षा कैसे होगी अगर हमने उसका सदुपयोग किया। जैसे आज देखेंगे कि बहुत सारे शहरों में लोगों के पास घर हैं और उनमें अगर कोई नहीं रह रहा है तो वो घर की क्या हालत हो जाती है कुछ ही सालों में, है ना, वो जर्जर हो जाता है। तो वो दुरुपयोग हो गया, क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं हुआ तो वो सुरक्षित भी नहीं रह पाया। इसी तरह से अगर कोई फल है, सब्जी है, अगर हम उसको शरीर को स्वस्थ करने के अर्थ में उपयोग कर लेते हैं तो सदुपयोग हो गया, वही उसकी सुरक्षा होगी। अगर हम उसको संग्रह करके रखना चाहेंगे तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी तो क्रिया होनी है, कुछ दिनों में वो सड़ना शुरू हो जाएगा। अभी हम संग्रह पूर्वक बहुत सारी चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, या तो उनको असुरक्षित क्रिया में, यानी कि वो नष्ट हो रहे हैं या उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं और मानव जितने भी साधनों को, है ना, पैदा करता है, उत्पादन करता है, अगर उसका सदुपयोग हो जाता है तो ही उसकी सुरक्षा है। अब सदुपयोग किस अर्थ में होना है? एक तो हमारा शरीर साधन है, तो शरीर स्वस्थ बना रहे, और जो शरीर का सदुपयोग है कि हम, शरीर जीवन के लिए एक साधन है समझने के अर्थ में। अगर हम शरीर को समझने के लिए लगाते हैं तो हम उसका मतलब उसका सदुपयोग कर रहे हैं, और नहीं तो फिर दुरुपयोग हो रहा है अगर हम उसको केवल भोग में लगा रहे हैं तो। इस तरह से भैया सदुपयोग और सुरक्षा की बात कह रहे हैं कि अगर वो मानव लक्ष्य के अर्थ में वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो वही सदुपयोग है। इसी को तन मन धन का नियोजन भी कह रहे हैं। महेश भैया जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी भैया। बिहार भैया और कुछ ऐड करेंगे भैया? नहीं भैया, बहुत बढ़िया। बढ़िया भैया। सबसे ज्यादा तो मानव के शरीर को सदुपयोग करने की आवश्यकता है। जी जी, शरीर का सदुपयोग होगा तो जीवन का लक्ष्य सफल हो पाएगा। अभी हम शरीर को ही मानकर केवल शरीर को ही भोग और, है ना, सुविधाओं से सुखी होना चाह रहे हैं तो जीवन बोर होता रहता है। ये जो बोरियत है वो, या खालीपन है, वो जीवन का ही है। हाँ, अतृप्त बना रहता है। अतृप्त जो बना रहता है, बिल्कुल। विजय वेल भैया नमस्कार, बताइए भैया। हाँ जी, सभी को नमस्कार। जी हाँ, एक चीज, पहला क्वेश्चन है कि हम लोग खुद को जांचे कैसे कि हम लोग समझदारी की तरफ हमारा अच्छा समझदारी हो रहा है कि नहीं? जी कौन जांचेगा? हम खुद जांचेंगे कि हमारे चारों तरफ जितने रहेंगे वो जांचेंगे? है जी। हेलो। भैया भैया, जांचना तो स्वयं को पड़ेगा। दूसरा हाँ, आपको हमारा अगर वो स्थिति आया नहीं होगा। हाँ, डे बाय डे, प्रतिदिन हम लोग खुद को जांचते जाएंगे हम लोग समझदारी की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। ये तो भैया हमारे जो विचार हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो चयन आस्वादन है, उससे उसको हम अपन खुद ही देख पाएंगे, दूसरा तो देख नहीं पाएगा। और जब हम हाँ, देखेंगे सही तो है। हमको समझ में आएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो जब हमारे में बैठ जाएगा तभी हम खुद ही जांच पाएंगे। हाँ, वो खुद ही जांच मतलब पाएंगे। हाँ, वो फिल्टर प्रोसेस चलता रहेगा। चलता रहता है। हाँ जी, ठीक है।
और एक चीज है, हम लोग तो मतलब समझदारी के तरफ चारों तरफ जितने भी लोग हैं परिवार में, सब लोग तो सुविधा सुविधा और संग्रह में लगे हुए हैं, और उसी में सब लोग एकदम डूबे हुए हैं। और समझदारी के तरफ एक चीज है, शिक्षा के द्वारा बढ़ सकते हैं। मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो भी धीरे धीरे समझदारी की तरफ आएंगे, ऐसा मेरा सवाल है। हाँ भैया, उसमें क्या है, जैसे जैसे हमको पीड़ा होती है अव्यवस्था की या अजागृति की, वैसे वैसे हम समझदारी की ओर जाते हैं। हमको जब सब लगता है कि नहीं, हम सब ठीक अच्छे से ही जी रहे हैं, हमारा जीना सब अच्छे ही है, या जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक ही है, तो फिर समझने कोई नहीं जाता है। हाँ जी, समझने ये तभी बात सही है। हाँ। समझने हम तभी जाते हैं जबकि हम वर्तमान हमारी समझदारी या हमारी जो समझ है या जो भी हम कर रहे हैं उससे हमको तृप्ति नहीं मिलती या हम उससे पीड़ित होते हैं, तभी हम समझने जाते हैं। या फिर कोई एक स्थिति ऐसी भी होती है कि हमको पता ही नहीं रहता कि हम अतृप्त हैं, पीड़ित हैं, हम नशे में चल रहे होते हैं, तो कोई दूसरा आदमी कहीं हमको समझा देता है, बता देता है कि ये देखो आपकी पीड़ा है, आपको पता नहीं चल रही है। तो भी वो भी एक ध्यानाकर्षण से भी हमको पता चलता है कि हाँ, हम पीड़ित हैं या तृप्त हैं। तो वहां से भी स्थिति होती है कि फिर हम आगे जागृति की ओर आगे जा सकते हैं। हम्म, धन्यवाद। और एक है संग्रह। संग्रह में हम सब लोग लगे हुए हैं। हमको संग्रह का क्यों पड़ी है? क्योंकि हम सबको डर है। एक है हम लोग बीमार हो जाएंगे, सब नेगेटिव चीजों का डर है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं ठीक से तो हम पैसा रखेंगे और उसको कुछ करवा देंगे। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ डर है, इसीलिए हम लोग संग्रह के पीछे पड़े हैं। तो ये तो सब लोग ही पढ़े हैं, मतलब मैक्सिमम लोग, जो 99% लिखा है, तो हम सब लोग ही इसी में पढ़े हैं। तो ये हाँ, जब हमारा इसमें शिक्षा होगा तो हमको अभी समझ आ चुका है कि अभाव क्या है, समृद्धि का भाव क्या है। तो ये जो चीज है, ये सब में आने के लिए समय लगेगा, धीरे धीरे होगा। जैसे हमारे में भी संग्रह का भाव अभी पहले तो कम था, अभी धीरे धीरे और भी कम हो रहा है। बट अंदर वो थोड़ा डर भी रहता है, उसको कैसे दूर करें? हाँ आवाज आ रही भैया। है? हाँ जी, आवाज आई भैया। मुझे लगता है BR भैया। नहीं भैया, आप बताओ ना। अच्छा, हाँ भैया, विजय भैया, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भयवशी हम संग्रह करते हैं, जो आपने कहा है। तो अमानवीयता का भय है ना, अव्यवस्था का भय है, अनिश्चितता का भय है कि कल क्या हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे हम समझते हैं तो समझ से ही भय दूर होता है ना। हमको ये समझ में आता है कि अस्तित्व में तो व्यवस्था है ना। और जैसे हम में समाधान आता जाता है तो भय दूर हो जाता है, तो उससे धीरे धीरे फिर संग्रह भी कम हो जाता है। और धीरे धीरे हम फिर मानवीय संबंधों में विश्वास बनने लग जाता है। तो क्योंकि अभी कहीं पे भी विश्वास नहीं है, अविश्वास की वजह से ही भय है ना। ऐसा है भैया। हाँ जी भैया, धन्यवाद। और धन्यवाद। एक बढ़िया चीज जो मेरे दिमाग में आया आज सुनने के बाद, कि व्यवस्था जो हम लोग जैसे क्रिकेट देखने जाते हैं स्टेडियम को, बहुत लोग आते हैं, मतलब हजारों में। सब लोग उसी व्यवस्था में खड़े होते हैं और एकदम डिसिप्लिन भाव से अंदर जाते हैं और आते हैं, क्योंकि उनका ऐसा नहीं कि डर है, एक चीज दिमाग में रहता है कि ये खेल गड़बड़ ना हो जाए। हम लोग अगर डिस्टर्ब करेंगे तो खेल गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारा आज दिन खराब जाएगा और हमको आज मजा नहीं आएगा। मगर वही चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, जैसे प्रकृति के साथ और सारे व्यवस्था के साथ, अस्तित्व के साथ, तो वो जो मजा है हमको जब पूरा समझ आ जाएगा, तो हम लोग भी व्यवस्था में सही से जिएंगे, ऐसा मेरा ख्याल बढ़िया है। बढ़िया उदाहरण लिया आपने, है ना। तो जैसे ही हम मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य को पहचान पाएंगे कि वही मजा है, सुख शांति संतोष आनंद, है ना। और उसके अर्थ में ही जब हम सारा कार्य व्यवहार करेंगे तो व्यवस्था में जी पाएंगे।
बढ़िया उदाहरण दिया भैया आपने। धन्यवाद विजय भैया। भाई ठीक साहब, है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हेलो भाई जगदीश साहब। भैया। हाँ जी, अच्छा पहले, हाँ चलिए अंशु भैया पहले आप कर लीजिए, फिर जगदीश भैया का भी हाथ रेज है। जी जी, तो अभी आपने बताइए। बताया कि बोरियत होती है, क्यों बोरियत होती है भाई साहब, थोड़ा विश्लेषण करिए जीवन में। हाँ जी, तो अभी जैसे बीआर भैया ने भी कहा था कि अतृप्तिवश बोरियत लगती है हमको, कि जो जीवन में जो हमें तृप्ति का जो केवल आधार है, जो अनुभव है ना, हम्म, और बोध है ना, अगर जी हमें सहस्तित्व में अनुभव हो जाएगा और बोध हो जाएगा और उसके आधार पर चिंतन होगा, तो तृप्ति फिर निरंतर बनी रहेगी। ऐसा नागराज, आदरणीय नागराज जी ने ऐसा जिक्र किया है, जी जी। क्योंकि वही हम में नहीं है तो इसलिए खालीपन है, वही बोरियत है। अच्छा। ऐसा है। जी जी ठीक है भैया, जी जी, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद भैया। जगदीश भैया। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, बताइए। अभी लास्ट संडे भैया आपने बताया था कि जीवन जीवन को देखता है, बराबर हाँ है, जी, हाँ जी और समझता है। जी और तो एक बात तो समझ में भी सबका ये मन, वृत्ति, चित्त और आत्मा का परिवेश अलग अलग है, तो वो समझ में आता है कि भी वृत्ति मन को देख सकता है, चित्त वृत्ति को देख सकता है, मगर आत्मा तो मध्यांश में है, तो वो खुद को कैसे देख सकता है, खुद को कैसे समझता है, वो जरा बात समझ में नहीं आया सर भैया। जी 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 जी। बीआर भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे कि पिछली बार दर्शन में बात आई थी, जीवन ही जीवन को समझता है, जीवन ही देखता है, तो मैंने इस बात को रखा था। भैया आप कुछ इसमें ऐड करेंगे जो जगदीश भैया ने पूछा है? नहीं भैया, आप बताओ ना, आप पिछली बार बताए थे। हाँ भैया, तो जगदीश भैया देखिए, ऐसा है कि जैसे है ना, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा जो जीवन में होते हैं, तो जो देखने की भी जो क्षमता है, स्वयं को भी देखने का और दूसरे को भी देखने का, तभी उसको कहा है कि अनुभव का मतलब ही है कि मैं स्वयं को भी और सहस्तित्व को देख पाता हूँ। दृष्टा पद उसको बोला गया है जगदीश भैया। हाँ जी। इसी को दृष्टा पद कहते हैं, इसी को जागृति भी कहते हैं, जब मुझे स्वयं का भी को भी देख पाऊं और पूरे अस्तित्व को देख पाऊं, है ना। तो ये दृष्टा पद आत्मा में अनुभव होने से ही आता है। इसी क्रिया का नाम ही, इसी को ही आत्मा देखना कह रहे हैं, तो ये अनुभव पूर्वक ही हो पाता है ना। अच्छा, तो मतलब कि आत्मा स्वयं को भी, हाँ जी, नहीं बताइए भैया पहले पूरा। हाँ जी, तो आत्मा स्वयं को भी देख पाता है, जैसे ही और जैसे ही व्यापक में उसको पहचान पाता है, व्यापक को समझ पाता है, स्वास्तित्व को समझ पाता है, तो उसके साथ साथ में फिर जीवन को भी देख पाता है। उसी बात का बोध बुद्धि में होता है, तो बुद्धि भी अपने को जीवन रूप में देख पाती है। इसी तरह से जीवन जीवन को देखता है, ये इसका अर्थ बनता है। बराबर, मतलब ऐसा समझ, मैं जो समझा कि जब तक हम जागृति क्रम में हैं जी तब तक तो जैसे जैसे समझ बढ़ती है तब ये अपना वृत्ति, मन और बुद्धि, चित्त को देख सकता है, क्योंकि परिवेश अलग है, मगर जब अनुभव होता है तभी हम आत्मा आत्मा को देख सकते हैं या समझ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल, समझ। हाँ ऐसा ही बात है। ओके, अनुभव का धन्यवाद मतलब ही ये होता है। जी बराबर, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भैया सबका क्वेरी भी हो गया बीआर भैया, हाँ भैया। और समय भी लगभग हमने थोड़ा सा 18 मिनट और आगे ही कर लिया। ऐसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है, अगर चर्चा होती है तो 8:30 तक भी कर सकते हैं, नहीं तो 8 बजे तक पूरा कर लें, 8 और 8:30 के बीच में, है ना। तो आज पूरा कर लें भैया फिर। जी भैया, ठीक है भैया, तो सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते फिर भैया। अगले नमस्ते संडे भाई। मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार, शुभकामनाएं सभी को।